शादी के तीसरे साल मेरी बॉस पत्नी मुझे बिना बताए विदेश उड़ गई अपने फर्स्ट लव के भाई से मिलने। लेकिन किसी ने उनकी इंटीमेट फोटोज खींच ली और वो इंटरनेट पर वायरल हो गईं। जब यानलिन घबराकर वापस लौटी तो फ्लाइट से उतरते ही उसे अनगिनत मिस्ड कॉल्स और मैसेजेस मिले। उसने आखिरी वॉइस मैसेज प्ले किया, दीदी ग्रैंडपा बाओ का निधन हो गया है, मैसेज देखते ही मुझे कॉल बैक करना। यानलिन ने गंभीर चेहरे के साथ अपनी बहन लियू यानरैन को कॉल बैक किया। आखिर बात क्या है? लियू यानरैन कुछ सेकंड्स के लिए चुप रही। वो समझ गई कि उसने पूरी वॉइसमेल नहीं सुनी थी, इसलिए उसे बात दोहरानी पड़ी। आज जीजाजी हॉस्पिटल में ग्रैंडपा को देखने आए थे। ग्रैंडपा ने विदेश में तुम्हारी मिस्टर इटो के साथ वाली फोटोज देख ली। वो एकदम से इमोशनल हो गए, उन्हें ब्रेन हैमरेज हो गया और रेस्क्यू के कुछ ही देर बाद वो चले गए। जीजाजी को बहुत गहरा सदमा लगा है, इसलिए ये सुनकर यानलिन का चेहरा पीला पड़ गया। उसकी सांसें तेज हो गईं। उसने फोन को कसकर पकड़ा और पूछा, वो कहाँ है? लियू यानरैन ने कुछ सेकंड्स की चुप्पी के बाद कहा, मुझे नहीं पता। बाओ फैमिली ने दोपहर में ही ग्रैंडपा की बॉडी को क्रीमेट कर दिया। मुझे ये भी नहीं पता कि जीजाजी अभी कहाँ हैं। मुझे बस इतना पता है कि हॉस्पिटल से निकलते ही उन्होंने एक कंडीशन रखी है। यानलिन तुरंत समझ गई कि मैंने क्या कंडीशन रखी होगी। उसका जॉ लाइन टाइट हो गया। मैं उसे डिवोर्स नहीं दूंगी। लियू यानरैन ने आगे कहा, ग्रैंडमा और आंटी ने जीजाजी की कंडीशन मान ली है। यानलिन का चेहरा और भी डार्क हो गया। उसने पैर मारकर अपने पास रखे लगेज को दूर फेंक दिया। मैंने कब कहा कि मुझे डिवोर्स चाहिए? पर दीदी, तुमने इस बार सच में हद पार कर दी है। यानलिन का चेहरा बहुत ही डरावना लग रहा था। उसने एक गाली दी। असिस्टेंट सोंग याओजी बगल में खड़ी कांप रही थी। उसने पहली बार यानलिन को अपना कंट्रोल खोते हुए देखा था। बॉस यानलिन। यानलिन ने अपनी भौहों को मसला और अपने उदास चेहरे के साथ मुझे कॉल किया। कॉल रिंग हुई पर मैंने नहीं उठाई। फिर यानलिन ने मैडम लियू को कॉल किया और कॉल कनेक्ट हो गया। उन माँ बेटी में से किसी ने कुछ नहीं कहा। यानलिन को अपना गला सूखा हुआ महसूस हुआ। उसने अपनी आवाज दबाते हुए पूछा, मॉम, बाओ शोमिंग कहाँ हैं? क्या आप लोग साथ हैं? मैडम लियू ने आखिरकार बोलना शुरू किया। उनकी आवाज बहुत ही फीकी और ठंडी थी। नहीं, यानलिन कुछ और कहना चाहती थी, लेकिन तभी पिता लियू चेंग ने फोन छीन लिया और सीधे गालियां देने लगे। मैंने ऐसा क्या पाप किया था जो तुम्हारे जैसी औलाद पैदा हुई? अभी के अभी घर वापस आओ। यानलिन बिना किसी एक्सप्रेशन के सुन रही थी, लेकिन उसका दिल अंदर से ठंडा पड़ता जा रहा था। बाओ शोमिंग, वो अभी कहाँ है? तुम्हारा खुद का पति है और तुम मुझसे पूछ रही हो? क्या तुम इंसान भी हो? मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ, तुरंत घर वापस आओ और उस इटो नाम के आदमी से कह देना कि लियू फैमिली के घर के दरवाजे उस जैसे घटिया इंसान के लिए नहीं खुलेंगे जब तक हम सब मर नहीं जाते। यानलिन को अपने सीने में एक दर्द महसूस हुआ। वो एक्सप्लेन करना चाहती थी, हालांकि पहले उसे सफाई देना बिल्कुल पसंद नहीं था। डैड, मेरे और उसके बीच वैसा कोई रिलेशन नहीं है। लियू चैंग ने एक ठंडी हंसी हंसी, है या नहीं अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बाओ शोमिंग की अब बस एक ही डिमांड है, डिवोर्स। अगर तुम्हारे अंदर थोड़ी सी भी इंसानियत बची है तो उसे डिवोर्स दे दो। डिवोर्स का शब्द सुनते ही यानलिन की पीठ अकड़ गई और उसने अपनी मुट्ठियां भींच ली। मैं उससे डिवोर्स नहीं दूंगी। तुम्हारे कहने से क्या होता है कि नहीं दूंगी? तुम्हारी औकात ही क्या है? लियू चैंग बोलते बोलते और भी ज्यादा गुस्सा हो गए। यानलिन ने सीधा फोन काट दिया। उसका दिल और भी भारी हो गया। उसने कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन आखिर में उसके पास कहने के लिए कोई शब्द नहीं थे। बॉस यानलिन, अभी हमें सबसे पहले मिस्टर बाओ शोमिंग को ढूंढना चाहिए। यानलिन ने धीरे से अपनी आंखें उठाई। उसका चेहरा नीला पड़ चुका था। विला वापस चलते हैं। वापस जाने के रास्ते में यानलिन ने मुझे लगातार कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन उसने चाहे कितनी भी कॉल्स की हो, मैंने एक भी कॉल नहीं उठाई। वो सीट पर पीछे टेक गई, फोन को कसकर पकड़ा। स्पीड बढ़ाओ। सोंग याओजी ने एक्सेलरेटर दबाया। ठीक है बॉस, हम पहुंच गए। यानलिन ने दरवाजा खोला और गाड़ी से उतरी। सोंग याओजी उसकी ठीक पीछे थी। वो थोड़ी खोई हुई थी। यानलिन की जल्दबाजी वाली पीठ को देख रही थी। मेड जैंग उसे देखकर चौंक गई। मैडम, आप वापस आ गईं। यानलिन ने अपनी भौहें से कोड़ी, लेकिन उसकी नजर सेकंड फ्लोर पर थी। क्या बाओ शोमिंग घर पर है? मेड जैंग ने कहा। नहीं। उसका चेहरा इतना उतरा हुआ देखकर मेड जैंग ने पूछ ही लिया, क्या कुछ हुआ है? यानलिन ने उसे इग्नोर किया। बड़े कदमों से सीढ़ियां चढ़ी और बेडरूम का दरवाजा खोला। वहां सारी चीजें वैसी ही थीं। मेरा कंप्यूटर और मेरा सारा पर्सनल सामान भी वहीं था, लेकिन फिर भी वो बेचैन थी। भले ही मेरा सारा सामान वहां था, लेकिन मैं वहां नहीं था और उसे ये भी नहीं पता था कि मैं कहाँ हूँ। उसे मुझसे मिलना था इसी वक्त। यानलिन गंभीर चेहरे के साथ वापस नीचे मुड़ी। मेड जैंग ने अभी अभी फोन काटा था। उसने सिर उठाकर हमारी तरफ देखा। उसका एक्सप्रेशन बहुत ही शॉक था। यानलिन के कदम रुक गए। उसने उसे घूरते हुए देखा। किसका फोन था? मेड जैंग अभी तक पूरी तरह से होश में नहीं आई थी। मिस्टर बाओ शोमिंग का फोन था। उन्होंने कहा कि मैं अब अपने होम टाउन वापस जा सकती हूँ और उन्होंने ये भी कहा कि वो अब यहाँ वापस नहीं आएंगे। मेरे कमरे का सारा सामान उन्होंने मुझे अपने हिसाब से हैंडल करने को कहा है। यानलिन का चेहरा और भी डार्क हो गया। उसने और क्या कहा? मेड जैंग ने कंफ्यूज्ड होकर सिर हिलाया। और कुछ नहीं मैडम। आखिर हुआ क्या है? आज सुबह तक तो सब ठीक था। यानलिन ने अपनी आंखें बंद की। उसने मेरी बहन बाओ युनसोन का नंबर निकाला और कॉल कर दी। यानलिन को लगा था कि ये कॉल भी कोई नहीं उठाएगा। तभी बाओ युनसोन की ठंडी आवाज आई, बॉस। यानलिन की आवाज भारी थी और उसके टोन में एक अजीब सी नरमी थी।
बाओ शोमिंग कहाँ है? मुझे उससे मिलना है। यान लिन की आवाज सुनकर बाओ युनसोन का एक्सप्रेशन एकदम से कोल्ड हो गया। डिवोर्स पेपर्स ल्यू फैमिली के घर पर हैं। जब टाइम मिले तो बॉस यान लिन साइन कर देना। प्लीज मेरे भाई को छोड़ दो, उसे अपनी जिंदगी जीने दो। इतना कहकर बाओ युनसोन ने फोन काट दिया। कॉल कट चुकी थी। यान लिन तेजी से नीचे उतरी और सीधे दरवाजे से बाहर निकलकर ओल्ड मैंशन की तरफ चल दी। मेड जैंग उन दोनों को जाते हुए देख रही थी। उसे अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या है। ल्यू फैमिली के घर में पूरी रोशनी थी, लेकिन वहां का माहौल बहुत ही भारी और दम घोटने वाला था। ल्यू फैमिली के सभी लोगों ने ग्रैंडपा बाओ के सम्मान में फॉर्मल काले कपड़े पहने हुए थे। घर में घुसते ही यान लिन की आंखें सिकुड़ गईं और वो सीधे ग्रैंडमा के सामने घुटनों के बल बैठ गई। उसकी आवाज थोड़ी फटी हुई थी। ग्रैंडमा, बाओ शॉमिंग कहाँ है? मुझे उससे मिलना है। ग्रैंडमा ल्यू ने अपनी आंखें कसकर बंद की हुई थी। उनके हाथों में लगातार प्रार्थना की माला घूम रही थी। उन्होंने यान लिन पर कोई ध्यान नहीं दिया। यान लिन अपना सिर नीचे झुकाए बैठी थी। उसका चेहरा स्टिफ था। वो कहाँ है? मैडम ल्यू ने एक गहरी सांस ली। बाओ शॉमिंग को कुछ नहीं चाहिए, लेकिन हमने उसके नाम पर एक फंड सेटअप कर दिया है। ग्रैंडमा ने अपने हिस्से के शेयर्स भी उसके नाम ट्रांसफर कर दिए हैं। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो साइन कर दो। यान लिन का शरीर एकदम शून्य पड़ गया। मैडम ल्यू द्वारा दिए गए डिवोर्स पेपर्स को देखते हुए उसने कांपते हाथों से उन्हें पकड़ लिया। जब उसने आखिरी पेज पलटा तो वहां सच में मेरे सिग्नेचर थे। उसने पेपर्स को कसकर अपनी मुट्ठी में भींच लिया। तो आप लोग मुझे नहीं बताएंगे कि वो कहाँ है? पिता ल्यू चैंग ने उसे ठंडी नजरों से देखा और उसके सामने आकर खड़े हो गए। क्या वो तुमसे मिलना भी चाहेगा? बाओ शॉमिंग मेरा पति है। मैं उसे ढूंढ लूंगी, चाहे मुझे इस पूरे शहर को क्यों ना पलटना पड़े। मैं उसे ढूंढ कर ही रहूंगी। इतना कहने के बाद उसने खतरनाक नजरों से सोंग याओजी की तरफ देखा। डायरेक्टर वैंग को कांटेक्ट करो, उनसे कहो कि सुबह होने से पहले उसे ढूंढ निकालें। ल्यू चैंग का चेहरा गुस्से से नीला पड़ गया। उन्होंने आगे बढ़कर उसका कॉलर पकड़ लिया और चिल्लाकर बोले, तुम्हें अब याद आ रहा है कि वो तुम्हारा पति है? जब उसे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत थी तब तुम कहाँ थी? यान लिन का गला सूख रहा था। उसने फटी हुई आवाज में कहा, मैं उसे सब एक्सप्लेन कर सकती हूँ। ल्यू चैंग ने उसकी बात काट दी। मैं बस तुमसे इतना पूछ रहा हूँ, क्या तुमने बाओ शॉमिंग से किया हुआ वादा निभाया? क्या तुमने उसे धोखा नहीं दिया? यान लिन के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। वो अपना वादा नहीं निभा पाई थी और उसने सच में मुझे धोखा दिया था। मैं बस ये नहीं चाहती थी कि वो कुछ गलत सोचे। मेरे और ईटो चैंग के बीच वैसा कोई रिलेशन नहीं है। मैं बाओ शॉमिंग को सब कुछ साफ साफ एक्सप्लेन कर दूंगी। मैडम ल्यू आगे आईं और शांति से उसे देखने लगी। बहुत देर बाद उन्होंने एक गहरी सांस ली। यान लिन की आंखें सिकुड़ी। उसने मैडम ल्यू की तरफ देखा और नरम आवाज में कहा, मॉम, आप मुझे बता दीजिए कि वो कहाँ है। मुझे उससे मिलना है। प्लीज मुझे उससे मिलने दीजिए। मैडम ल्यू ने सिर हिलाया। ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें मिलने नहीं दे रही, बल्कि बात यह है कि मुझे और तुम्हारे डैड को। ल्यू चैंग ने एक ठंडी हंसी हंसी। जानती हो क्यों उन्होंने बिना फ्यूनरल सेरेमनी रखे ही उन्हें दफना दिया? क्योंकि वो तुम्हारे पति के रूप में वहां नहीं होना चाहता था और वो बिल्कुल नहीं चाहता था कि तुम वहां मौजूद रहो। यान लिन, तुम उसकी पत्नी कहलाने के लायक ही नहीं हो। यान लिन वहां एकदम लाचार खड़ी थी। ऐसा लग रहा था कि उसे इस बात का मतलब ही समझ नहीं आ रहा है। ग्रैंडमा ल्यू ने धीरे से अपनी आंखें खोली। अब उनके चेहरे पर वो प्यार वाली झलक नहीं थी। अगर तुम मुझे अभी भी अपनी ग्रैंडमा मानती हो तो डिवोर्स पेपर्स पर साइन कर दो और उसे दोबारा ढूंढने की कोशिश मत करना। उसकी लाइफ में अब कोई दखल मत दो। यान लिन का दिल ठंडा पड़ गया। उसने अपनी जिंदगी में पहली बार इतनी बेबसी महसूस की थी। उसने अपना सिर झुकाया और वापस जाने के लिए मुड़ने लगी। यान लिन को वापस जाते देख ग्रैंडमा ल्यू ने सख्त आवाज में कहा, अगर तुमने उसे ढूंढना जारी रखा तो आज के बाद से तुम्हारा ल्यू फैमिली से कोई रिश्ता नहीं होगा। यान लिन ने अपनी मुट्ठियां कसकर भींच लीं और आखिर में उसके मुंह से एक हल्की सी हंसी निकल गई। वो वहां से नहीं गई, बल्कि मुड़कर सीधे घुटनों के बल बैठ गई। ग्रैंडमा, सॉरी, मैं ये नहीं कर सकती। जब तक मैं बाओ शोमिंग को ढूंढ नहीं लेते, मैं यहीं घुटनों के बल बैठी रहूंगी। तब तक जब तक आपका दिल ना पिघल जाए और आप मुझे बता ना दें कि वो कहाँ है। यान लिन को भी शायद समझ आ गया था कि ग्रैंडमा ने ही मुझे कहीं छुपाया है। ग्रैंडमा ल्यू ने अपनी पोती को एक नजर देखा और उठ खड़ी हुई। मैडम ल्यू उन्हें सहारा देने के लिए आगे आईं। ल्यू चेंग ने भी गुस्से में एक आवाज निकाली और मुड़कर अपने कमरे में चले गए। उस इतने बड़े विला में सारे नौकर पहले ही जा चुके थे। वहां सिर्फ घुटनों के बल बैठी यान लिन और उसके पास खड़ी असिस्टेंट सोंग याओजी बची थीं। सोंग याओजी ने भी हिम्मत की और वो भी उसके साथ घुटनों के बल बैठ गई। बॉस यान लिन अपनी नजरें नीचे किए हुए थी। हल्की रोशनी में उसके एक्सप्रेशन साफ नहीं दिख रहे थे। सोंग याओजी ने धीमी आवाज में कहा, बॉस यान लिन, क्या हमें मिस्टर बाओ शोमिंग को ढूंढने के लिए सीक्रेटली कुछ लोगों को लगाना चाहिए? यान लिन ने अपनी नजरें हल्की सी ऊपर की। उसके होठों पर एक फीकी मुस्कान थी। ग्रैंडमा ने पर्सनली जो जगह अरेंज की है वो हमें कभी नहीं मिलेगी। ये सुनकर सोंग याओजी के पास कहने को कुछ नहीं बचा। तो क्या आप सच में ऐसे ही घुटनों के बल बैठी रहेंगी? यान लिन के दिमाग में ग्रैंडपा बाओ का चेहरा घूम गया। उसने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और खुद पर हंसते हुए बोली, मुझे सजा मिलनी ही चाहिए।
चाहिए। असिस्टेंट सोंग याओजी ने लंबी सांस ली और कहा, तो मैं भी आपके साथ यहीं रहूंगी। यानलिन ने धीरे से अपनी आंखें बंद कर ली। उसकी आवाज भारी थी, जिसमें थकान और बेबसी झलक रही थी। इसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें कुछ और काम करने हैं। बॉस यानलिन बताइए। यानलिन ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उसकी आंखों में एक अजीब सी ठंडक थी। जाकर पता लगाओ कि उन फोटोज का क्या चक्कर है। सोंग याओजी तुरंत खड़ी हो गई। ठीक है बॉस, मैं अभी पता लगाती हूँ। यानलिन ने कुछ नहीं कहा। वो बस सीधा हॉल में घुटनों के बल बैठी रही। उसके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ मेरा ही चेहरा था। हॉस्पिटल में मुझे लगा जैसे मैं बहुत लंबा सपना देख रहा हूँ। मैंने सपने में देखा कि मेरे मॉम डैड और ग्रैंडपा अभी भी जिंदा हैं और हम पूरी फैमिली खुशी खुशी घूमने जा रहे हैं। लेकिन तभी सीन बदल गया। मैंने अपने मॉम डैड को खून से लथपथ देखा और खुद को कॉफिन में लेटा हुआ पाया। मैं एकदम झटके से नींद से जागा। भाई, चू चैन ने आवाज सुनी और तुरंत दरवाजा खोलकर अंदर आ गया। बाओशोमिंग, सब ठीक है ना? कोई बुरा सपना देखा क्या? तभी अचानक दरवाजा फिर खुला। मिस्टर चू, क्या हमारे मिस्टर बाओशोमिंग उठ गए? मैंने उस जाने पहचाने चेहरे की तरफ देखा। आंटी वैंग, आप यहाँ क्या कर रही हैं? उन्होंने मुझे एक बहुत ही मिक्स्ड और दर्द भरी रिएक्शन के साथ देखा। ग्रैंडमा ने मुझे कॉल किया था और मुझे तुम्हारी देखभाल के लिए वापस बुलाया है। अब से मैं तुम्हारी तरफ हूँ, तुम बेफिक्र रहो। मैं ग्रैंडमा के इस प्यार को ठुकरा नहीं सका। मैंने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन मैं सच में मुस्कुरा नहीं पाया। ठीक है आंटी वैंग, मैं समझ गया। आगे से आपको मेरी वजह से परेशानी होगी। ये कहकर मैंने आंटी वैंग के हाथ से वो सूप ले लिया जो वो लेकर आई थी। 10 मिनट बाद जब आंटी वैंग ने देखा कि मैंने सूप पी लिया है तो वो बर्तन ले गईं। बाओशोमिंग, मैं बाहर ही हूँ, अगर कुछ चाहिए हो तो मुझे आवाज दे देना। मैंने हाँ में सिर हिला दिया। ठीक है, थैंक यू आंटी वैंग। वो दोनों एक के बाद एक वहां से चले गए। मैंने मुड़कर साइड टेबल पर रखे अपने फोन को देखा। जब मैंने उसे उठाया तो उसमें यानलिन की अनगिनत मिस्ड कॉल्स पड़ी थी। मैंने सीधा यानलिन का नंबर डिलीट किया और उसे ब्लॉक कर दिया। इस वक्त यानलिन ओल्ड मैंशन में घुटनों के बल बैठी थी। वो बार बार मुझे कॉल मिला रही थी। जब उसे समझ आ गया कि कॉल कनेक्ट नहीं होगी तो यानलिन ने बेबसी में अपना फोन नीचे कर लिया और खुद पर ही हंसने लगी। उसे बस ये समझ नहीं आ रहा था कि उसने सिर्फ एक छोटी सी गलती की थी तो बात इतनी बिगड़ कैसे गई। आधी रात को मैडम लियू पानी पीने के लिए बाहर आईं। यानलिन को अभी भी घुटनों के बल बैठे देखकर उन्होंने अपनी भौहें सिकोड़ी और बड़ी ही बेरुखी से कहा, जब आज यही सब होना था तो तुमने वो सब किया ही क्यों? मैंने तुम्हें पहले ही वार्निंग दी थी कि उस जैंग फैमिली के भाइयों के चक्कर में मत पड़ो, लेकिन तुमने मेरी बात कब सुनी? यानलिन का गला पूरी तरह सूख गया था और उसकी आवाज फट गई थी। मुझे बस एक बार बाओशोमिंग से मिलना है। भले ही वो मुझे डिवोर्स देना चाहता हो, पर उसे ये बात खुद मुझसे कहनी होगी, वरना मैं इन पेपर्स पर साइन नहीं करूंगी। मैडम लियू ने ठंडी आवाज में कहा, अब तुम्हें यहाँ कोई नहीं रोक सकता। इस घर में कोई तुम्हारी ग्रैंडमा के खिलाफ नहीं जा सकता। यानलिन ने धीरे से अपना हाथ उठाया और अपनी मॉम को पकड़ने की कोशिश की। मैडम लियू का गला रुंध गया। वो अपनी बेटी को खोई खोई सी नजरों से देखने लगी। जब से वो बड़ी और समझदार हुई थी, माँ बेटी के बीच दूरियां आ गई थी। वो बहुत कम ही इतने करीब आए थे। मैडम लियू ने अपने होठों को भींच लिया और धीरे से नीचे बैठ गईं। क्या तुम जानती हो कि ग्रैंडपा बाओ ने मरने से पहले जो आखिरी बात कही थी वो ये थी कि वो तुमसे मिलना चाहते हैं? क्या तुम्हें ये पता है? यानलिन का पूरा शरीर अकड़ गया। उसकी नजरें अपनी मॉम पर टिकी थीं। मैडम लियू उसे शांति से देखती रहीं, पर तुम्हारा फोन लगातार अनरीचेबल आ रहा था और आखिर में ग्रैंडपा ने हॉस्पिटल रूम में तुम्हारी और उस आदमी की फोटो देख ली। यानलिन ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसकी आवाज भारी हो गई थी। कौन सी फोटो? मैडम लियू का एटीट्यूड थोड़ा नरम पड़ा, पर उन्होंने ठंडेपन से ही एक्सप्लेन किया। हॉस्पिटल रूम में तुम्हारी और उस ईटो चैंग नाम के आदमी की फोटो। तुम दोनों ने क्या किया है ये तुम्हें अपने दिल में अच्छी तरह पता है। यानलिन खुद पर ही हंसी। उसका पैर टूट गया था। वो हंगर स्ट्राइक पर था। मैं ऐसे ही चुपचाप नहीं बैठ सकती थी। मैंने उससे वादा किया था। हाँ बिल्कुल, तुमने ईटो चैंग से उसके भाई का ख्याल रखने का वादा किया था। लेकिन यानलिन, तुमने अपने खुद के पति से जो वादा किया था उसका क्या? मुझे सच में नहीं पता था। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं कभी नहीं जाती। मॉम, मुझे उससे मिलना है। मुझे हर हाल में उससे मिलना है। मैडम लियू ने अपना सिर हिलाया। ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें बताना नहीं चाहती। बात यह है कि ये सब कुछ तुम्हारी ग्रैंड माँ ने खुद अरेंज किया है। यहाँ तक कि जब ग्रैंडपा बाओ को दफनाया जा रहा था तब भी हम ग्रेवयार्ड के अंदर नहीं गए। हम बस बाहर दूर खड़े होकर इंतजार कर रहे थे। तुम्हारी ग्रैंड माँ ने कहा कि उन्होंने ग्रैंडपा बाओ के साथ बहुत बुरा किया है और अब वो उन्हें अपना चेहरा नहीं दिखा सकती। ये सब सुनने के बाद यानलिन ने मैडम लियू का हाथ छोड़ दिया। तो फिर मैं तब तक यहीं घुटनों के बल बैठी रहूंगी जब तक ग्रैंड माँ मुझे बता नहीं देती। पिता लियू चैंग अचानक पता नहीं कहां से बाहर आए और यानलिन की बात सुनकर उसे तुरंत डांटने लगे। ये क्या बकवास है? तुम यहाँ ऐसे ही घुटनों के बल बैठी रहोगी? क्या तुम्हें कंपनी की कोई परवाह नहीं है? यानलिन ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। वो एकदम बर्फ की तरह ठंडी लग रही थी। लियू चैंग ने गुस्से में कहा, तुम्हारी मॉम बिल्कुल सही कह रही हैं। जब आज यही दिन देखना था तो शुरुआत ही क्यों की? तभी अचानक यानलिन के सीने में बहुत तेज दर्द उठा। वो उस भयंकर दर्द को कंट्रोल नहीं कर पाई। उसका शरीर आगे की तरफ झुक गया और उसने अपना एक हाथ जमीन पर टिका दिया। मैडम लियू की भौहें सिकुड़ गईं। क्या हुआ? लियू चैंग भी कुछ कदम आगे आए और नीचे बैठ गए। भले ही वो मुंह से कितनी भी शिकायतें कर रहे थे, लेकिन आखिर वो उनकी अपनी बेटी थी। मैडम लियू परेशान लग रही थीं। यानलिन का चेहरा हल्का पड़ चुका था और उसके माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं। उसने अचानक सख्त आवाज में कहा,
मैंने कहा ना, आप लोग जाकर आराम कीजिए। ये सुनकर लियू चैंग के चेहरे पर जो चिंता थी वो तुरंत गुस्से में बदल गई। एहसान फरामोश लड़की, अगर इसे ऐसे ही घुटनों पर बैठना पसंद है तो इसे बैठे रहने दो, हम जाकर आराम करते हैं। मैडम लियू ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला, लेकिन आखिर में कुछ नहीं कहा। उन्होंने बस उसे एक गहरी नजर से देखा और चली गईं। यान लिन अपना एक हाथ जमीन पर टिकाए हुए थी। उसके सीने का दर्द लगातार बढ़ता जा रहा था। उसके दिमाग में धीरे धीरे वो सीन घूमने लगा जब उस दिन मैं उसे एयरपोर्ट पर सी ऑफ करने गया था। कितने दिन में वापस आओगी? अगर कुछ इमरजेंसी नहीं हुई तो 3 दिन में। मैंने हल्के से सिर हिलाया और उसे गले लगा लिया। ठीक है, मैं घर पर तुम्हारा इंतजार करूंगा। उसने प्यार से मेरे सिर पर हाथ फेरा और उसके होठों पर एक मुस्कान आ गई। ये उसकी पहली बिजनेस ट्रिप थी और अपने पति को इस तरह देखना उसे बहुत अच्छा लग रहा था। भले ही ये ट्रिप उसने खुद जिद करके ली थी। फ्लाइट बोर्ड करने से ठीक पहले उसने पलटकर मेरी तरफ देखा, जो अभी भी वहीं खड़ा उसे जाते हुए देख रहा था। अचानक से उसका हाईचेंग जाने का मन नहीं कर रहा था, इसलिए उसने अपने साथ खड़ी असिस्टेंट सोंग याओ जी से कहा, मुझे अब थोड़ा पछतावा हो रहा है। सोंग याओ जी ने पूछा, बॉस यान लिन, आपको किस बात का पछतावा हो रहा है? मुझे हाईचेंग में वो सब्सिडरी कंपनी नहीं खोलनी चाहिए थी। सोंग याओ जी के पास कहने को कुछ नहीं बचा। उसने बस इतना कहा, प्यार सच में बहुत खतरनाक चीज है। यादें धीरे धीरे धुंधली होने लगी। यान लिन अभी भी घुटनों के बल बैठी थी। सच में ये बहुत खतरनाक है। इस पल उसे समझ आ रहा था कि बाओ शोमिंग उसके लिए कितना मायने रखता है। अगली सुबह मैडम लियू ने ग्रैंडमा के कमरे का दरवाजा खटखटाया। ग्रैंडमा थकान के साथ बेड के सहारे बैठी प्रार्थना की माला फेर रही थी। क्या वो अभी भी नीचे घुटनों के बल बैठी है? मैडम लियू ने हाँ में सिर हिलाया। हाँ, पूरी 1 रात हो चुकी है। ग्रैंडमा ने धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीं। उसका और उस लड़के का क्या चक्कर है? तुम इस बारे में कितना जानती हो? मैडम लियू ने अब कुछ नहीं छुपाया। कुछ मिनट्स बाद जब ग्रैंडमा ने पूरी बात सुन ली तो उन्होंने एक गहरी सांस ली। किस्मत का खेल है। शायद इन दोनों बच्चों की किस्मत में एक साथ रहना नहीं लिखा था। जब ग्रैंडमा नीचे आई तो लगभग दोपहर हो चुकी थी। लियू हस्बैंड और वाइफ दोनों सोफा पर बैठे इंतजार कर रहे थे। ग्रैंडमा को नीचे आते देख दोनों खड़े हो गए। यान लिन ने अपना सिर उठाया। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं। ग्रैंडमा, मुझे बाओ शोमिंग से मिलना है, प्लीज मुझे एक बार उससे मिलने दीजिए। ग्रैंडमा ने ठंडेपन से कहा, बाओ शोमिंग तुमसे नहीं मिलना चाहता, वो तुम्हें कभी नहीं देखना चाहता। ये बात दोबारा सुनकर यान लिन ने अपने मुट्ठियां कस ली और काफी देर तक चुप रही। उसने खुद पर हंसते हुए कहा, तो आप मुझे उससे नहीं मिलने देंगी, है ना? ग्रैंडमा की भौहें तन गईं। अगर तुमने गलती की है तो तुम्हें माननी पड़ेगी। यान लिन के होंठ हल्के से हिले। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। मैंने कब कहा कि मैं अपनी गलती नहीं मानूंगी, लेकिन मैं उसके सामने खड़े होकर अपनी गलती मानना चाहती हूँ। ग्रैंडमा ने सख्त लहजे में कहा, लेकिन तुम्हें ये भी तो देखना होगा कि क्या वो इंसान तुम्हें मौका देना चाहता है या नहीं, या फिर तुम बस हमेशा उससे जबरदस्ती ही करती रहोगी। ये बात यान लिन को किसी तीर की तरह चुभी। वो हमेशा से बाओ शोमिंग पर अपना हक जताती आई थी। उसे लगता था कि वो उसे कंट्रोल कर सकती है। ग्रैंडमा आगे आईं और अपनी छड़ी से उसकी पीठ पर जोर से मारा। लियू हस्बैंड और वाइफ दोनों चौंककर चिल्लाए, लेकिन ग्रैंडमा ने उन्हें एक ठंडी नजर से देखा और सख्त आवाज में कहा, अगर आज तुम्हारे पिता जिंदा होते तो वो इसकी एक टांग तोड़ देते। ये सुनकर उन दोनों पति पत्नी को तुरंत ग्रैंडपा लियू के कड़े तरीके और उनके गुस्से की याद आ गई और वो चुप हो गए। ग्रैंडमा ने यान लिन को 10 से ज्यादा बार छड़ी से मारा। यान लिन अपनी पीठ एकदम सीधी रखे रही। उसके मुंह से दर्द की एक आवाज तक नहीं निकली। उसने सब सह लिया। मैं तुम्हें मार रही हूं क्योंकि तुमने अपने परिवार का सम्मान नहीं किया। 7 कदमों के बाद यानलिन आखिर में खड़ी हो गई। पूरी रात घुटनों के बल बैठने की वजह से उसके घुटने सुन्न हो चुके थे, लेकिन वो अपनी पूरी हिम्मत जुटाकर खड़ी हुई और ठंडी आवाज में एक एक शब्द चबाते हुए बोली, आप लोग मुझे उससे मिलने से रोक सकते हैं, लेकिन मैं मरते दम तक डिवोर्स नहीं दूंगी। इतना कहकर वो वहां से मुड़कर चली गई। अब उसके अंदर वो पहले वाला गुरूर नहीं बचा था। सोंग याओ जी को यानलिन की बहुत चिंता हो रही थी, इसलिए वो सुबह से ही दरवाजे पर उसका इंतजार कर रही थी। यानलिन को बाहर आते देख वो तुरंत उसे सहारा देने के लिए भागी। बॉस यानलिन, आप ठीक तो हैं? उसने यानलिन को गाड़ी में बिठाया। यानलिन ने ओल्ड मैंशन को एक गहरी नजर से देखा। चू चैन और बाओ युन स्वैन पर नजर रखो। सोंग याओ जी ने सिर हिलाया। ठीक है बॉस। यानलिन ने अपनी आंखें बंद की और सीट पर पीछे टिक गई। ग्रेवयार्ड चलो। 1 घंटे बाद हम ग्रेवयार्ड पहुंच गए। यानलिन उस नई बनी कब्र को और उस पर रखे फूलों को देखकर धीरे से घुटनों के बल बैठ गई। सोंग याओ जी चुपचाप उसके पास खड़ी रही। यानलिन ने कब्र के पत्थर पर लगी फोटो को उदास नजरों से देखा। ग्रैंडपा बाओ, मैंने आपको धोखा दिया। लियू यानरान ने बताया कि आपने मेरी और ईटो चेंग की फोटो देख ली थी। ये मेरी गलती थी। मेरी वजह से आपकी जान गई है और मैं जिम्मेदारी से कभी भाग नहीं सकती। ये बात कहने के बाद यानलिन बस चुपचाप कब्र के सामने घुटनों के बल बैठी रही। पता नहीं कितना वक्त बीत गया। सोंग याओ जी ने झिझकते हुए कहा, बॉस यानलिन। यानलिन ने कब्र के सामने 3 बार सिर झुकाया और फिर खड़ी हो गई। उसने फोटो को एक आखिरी गहरी नजर से देखा और वहां से चली गई। असिस्टेंट सोंग याओ जी ने भी कब्र के सामने बाव किया और उसके पीछे चल दी। वो यानलिन की सीधी पीठ देख रही थी, लेकिन फिर भी उसमें एक गहरा अकेलापन झलक रहा था। उसने एक लंबी सांस ली। ये सब कैसे हो गया? सब कुछ तो इतनी अच्छी दिशा में जा रहा था, लेकिन एक छोटी सी गलती ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। वो ये सोच ही रही थी कि अचानक उसका फोन बज उठा। असिस्टेंट ने एक नजर यानलिन की पीठ पर डाली और फोन उठा लिया। हेलो।
फोन की दूसरी तरफ शाओ श्वांग की आवाज थी। स्पेशल असिस्टेंट सॉन्ग, मुझे सच में मिस्टर ईटो के प्लान के बारे में कुछ नहीं पता था। बॉस यानलिन मुझे ब्लेम तो नहीं करेंगी ना? सॉन्ग याओजी ने कहा। बस तुम सच सच बता दो। शाओ श्वांग थोड़ी देर चुप रही और फिर एक लंबी सांस ली। ठीक है, मैं बताती हूँ। सॉन्ग याओजी ने फोन यानलिन को दे दिया। बॉस यानलिन, शाओ श्वांग कॉल पर है। यानलिन ने फोन पकड़ा। उसकी आवाज भारी और बैठी हुई थी। बोलो। शाओ श्वांग फोन के उस पार से भी यानलिन के खतरनाक ऑरा को फील कर पा रही थी, इसलिए वो हकलाते हुए बोली। बॉस यानलिन, मुझे भी अभी अभी पता चला है कि ईटो चेंग के पैर में कोई चोट नहीं लगी थी। ना उसे कोई फ्रैक्चर हुआ है और ना ही उसकी कोई सर्जरी हुई है। ईटो चेंग ने लोकल डॉक्टर को रिश्वत दी थी। मेरे पास वो फोटोज भी हैं और सच तो ये है कि ईटो चेंग ने ही मुझसे वो फोटोज खींचने को कहा था। यानलिन ने फोन को कसकर पकड़ा और धीरे से बोली, मुझे तुमसे एक काम करवाना है। कॉल खत्म होने के बाद शाओ श्वांग ने काफी देर तक खुद को शांत किया और फिर हॉस्पिटल रूम में गई। वहां उसने देखा कि ईटो चैंग अपने डॉक्टर के साथ हंसी मजाक कर रहा है। उसने अपनी मुट्ठियां भींच ली। उसके कानों में अभी भी यानलिन के वो बेरुखी भरे और बेरहम शब्द गूंज रहे थे। अगर वो स्टेज पर नहीं जाना चाहता तो उसे आगे से कभी डांस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शाओ श्वांग एक समझदार लड़की थी। वो यानलिन की बात का मतलब कैसे नहीं समझती। शाओ श्वांग ने अपने फोन को कसकर पकड़ा, अपने चेहरे के एक्सप्रेशंस को ठीक किया और दरवाजा खोलकर अंदर चली गई। ईटो चैंग, मैं तुम्हारे लिए कुछ फ्रूट्स लाई हूं, तुम कौन सा खाना पसंद करोगे? ईटो चैंग ने उसकी तरफ देखा और यूं ही कह दिया, मेलन दे दो। शाओ श्वांग ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है ईटो चैंग। सॉन्ग याओजी गाड़ी चला रही थी। उसने भी ये बात साफ साफ सुनी थी, लेकिन उसे बिल्कुल भी हैरानी नहीं हुई। बॉस यानलिन, अब हम कहाँ चलेंगे? यानलिन थोड़ी थकी हुई लग रही। उसने खिड़की के बाहर देखा। बाओ कंपनी चलो। असिस्टेंट सॉन्ग याओजी को यह सुनकर कोई हैरानी नहीं हुई। अगर मिस्टर बाओ शोमिंग को ढूंढना है तो इन्हीं लोगों से कोई रास्ता निकल सकता है। और वैसे भी ग्रैंडपा बाओ के गुजरने की खबर अभी ऑफिशियली अनाउंस नहीं की गई थी, इसलिए बाहर की दुनिया को इस बारे में कुछ नहीं पता था। हुआ शिंग ऑफिस से कुछ फाइल्स लेकर बाहर आ रहा था। उसे साइन करवाने के लिए बाओ युन श्वान के पास जाना था। तभी उसका सामना एलिवेटर से निकलती हुई यानलिन से हो गया। हुआ शिंग ने अपनी भौएं उठाई। वो जानता था कि वो यानलिन को रोक नहीं पाएगा, इसलिए उसने हाथ से इशारा करते हुए उसे अंदर जाने का रास्ता दे दिया। यानलिन ने हल्के से सिर हिलाकर उसे एक्नॉलेज किया और सीधे बाओ युन श्वान के ऑफिस की तरफ चल दी। हुआ शिंग ने अपनी आंखें सिकोड़ी। उसने नोटिस किया कि यानलिन के कपड़ों पर बहुत सिलवटें थी। उसकी टाई भी टेढ़ी थी और आंखें गहरी लाल थी। ऐसा लग रहा था जैसे बॉस यानलिन का कल का दिन बहुत ही बुरा बीता था। बाओ युनश्वान को लगा था कि अंदर हो शिंग आ रहा है। यानलिन को देखकर उसे कोई खास हैरानी नहीं हुई। बॉस यानलिन, आप इतनी बिजी इंसान हैं, आप कभी नजर नहीं आती। आज अचानक यहाँ कैसे आना हुआ? पास खड़ी असिस्टेंट सॉन्ग याओजी ने बाओ युनश्वान की तरफ देखा। उसकी बातों में बहुत ताना भरा था। यानलिन ने उसे घूरते हुए कहा, बाओ शोमिंग कहाँ है? बॉस यानलिन, उन्हें मैडम लियू ने अरेंज किया है। अगर मुझे पता भी होता तो भी मैं आपको नहीं बताती। सोंग याओजी ने अपनी भौवें सिकोड़ी। वो आखिर खुद को रोक नहीं पाई और बोल पड़ी, बॉस बाओ, हमारी बॉस यानलिन और मिस्टर बाओ शोमिंग के बीच एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। हमारी बॉस यानलिन ऐसी नहीं है। यानलिन ने हाथ उठाकर उसे चुप करवाया। आगे जो भी बात होगी मैं खुद उसे पर्सनली एक्सप्लेन करूंगी। भले ही वो मुझे डिवोर्स देना चाहता हो, उसे मेरी सफाई सुननी पड़ेगी। मैं ये बात उसके खुद के मुंह से सुनना चाहती हूँ। बाओ युनश्वन अपनी चेयर पर बैठी रही। उसने सिर उठाकर उसकी तरफ देखा। मुझे नहीं लगता कि अब इस बात की कोई जरूरत है। बाओ युनश्वान, प्लीज मुझे एक बार उससे मिलने दो। बाओ युनश्वान का एक्सप्रेशन और भी ज्यादा कोल्ड हो गया। वो अपनी जगह से उठी और सीधे उसकी आंखों में देखने लगी। बॉस यानलिन, मैंने आपको पहले भी कई बार रिमाइंड करवाया था, यहाँ तक कि मैंने आपसे रिक्वेस्ट भी की थी कि प्लीज उसके साथ थोड़ा अच्छा बिहेव कीजिए। यानलिन का गला सूखा हुआ लग रहा था। उसने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। असिस्टेंट सॉन्ग याओजी ने ये सब देखा तो वो फिर से खुद को रोक नहीं पाई और यानलिन के बचाव में बोल पड़ी, बॉस बाओ, हमारी बॉस यानलिन मिस्टर बाओ शॉमिंग के साथ बहुत अच्छी हैं। ये सच में बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। बाओ युनशुएन ने हल्का सा सिर हिलाया। ठीक है, मान लिया कि ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, लेकिन भले ही ये मिसअंडरस्टैंडिंग हो, फिर भी यहाँ एक इंसान की जान गई है। मुझे बताओ कि इस मिसअंडरस्टैंडिंग की कीमत कौन चुकाएगा? तुम चुकाओगी या तुम, बॉस यानलिन? सॉन्ग याओजी का दिल बैठ गया। उसकी आंखों में कड़वाहट आ गई। क्या बॉस यानलिन की गलती थी? बेशक उनकी गलती थी। उनकी बस इतनी सी गलती थी कि उन्हें इटो चैंग से मिलने नहीं जाना चाहिए था। बाओ युनशुएन अपनी डेस्क से बाहर आई और यानलिन के पास आकर खड़ी हो गई। बॉस यानलिन, चाहे आपने ये जानबूझकर किया हो या अनजाने में, लेकिन आपकी और आपके पीछे खड़े उस आदमी की वजह से बाओ शॉमिंग ने अपने फैमिली मेंबर को खो दिया है। अब आप चाहे जो भी कर लें, वो इस जिंदगी में आपको कभी माफ नहीं कर सकता। यानलिन ने अपनी आंखें बंद कर ली। आखिर में वो कुछ नहीं बोली और बस पलटकर वहां से जाने लगी। सॉन्ग याओजी ने ये देखा तो उसने एक बार बाओ युनशुएन की तरफ देखा और फिर वो भी पलटकर पीछे पीछे चलने लगी। लेकिन जैसे ही वो दोनों ऑफिस से बाहर निकलने वाले थे, बाओ युनशुएन की आवाज फिर से गूंजी, बॉस यानलिन, अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं कभी उसे अपना चेहरा नहीं दिखाती। उसने जो खोया है उसकी भरपाई तुम कभी नहीं कर सकती। सॉन्ग याओजी को लग रहा था जैसे बाओ युनशुएन का एक एक शब्द किसी चाकू की तरह सीधा दिल में चुभ रहा हो। उसने अपने सामने खड़ी
औरत की तरफ देखा। उसे लगा जैसे उसकी आंखों में आंसू चमक रहे थे। सॉन्ग याओजी ये देखकर बहुत हैरान रह गई। बाओ कंपनी से निकलने के बाद असिस्टेंट सॉन्ग याओजी ने पीछे बैठी यान लिन की तरफ देखा। बॉस यान लिन, अब हमें कहाँ जाना है? यान लिन ने खिड़की के बाहर देखते हुए कहा। कंपनी चलो। सॉन्ग याओजी ने थोड़ी हैरानी से उसकी तरफ देखा और हिचकिचाते हुए पूछा, तो क्या हम मिस्टर बाओ शॉमिंग को नहीं ढूंढेंगे? यान लिन ने अपनी आंखें बंद की। ग्रैंडमा ल्यू ने उसकी मदद की है तो हम उसे नहीं ढूंढ पाएंगे, लेकिन मैं इंतजार कर सकती हूँ। बाओ फैमिली यही है, वो कभी न कभी तो वापस आएगा। मैं नहीं मान सकती कि वो अपनी पूरी जिंदगी छुप कर निकाल देगा और कभी वापस नहीं आएगा। सॉन्ग याओजी के पास अचानक कुछ कहने को नहीं बचा। इस तरह आंखें बंद करके इंतजार करने से क्या सच में मिस्टर बाओ शॉमिंग का दिल बदल जाएगा? उसे लग रहा था कि ये बहुत मुश्किल है। कंपनी लौटने के बाद टैंग क्यूंग सबसे पहले भागकर उनके पास आई। उसने दोनों के चेहरे के भाव देखने की भी परवाह नहीं की। बॉस यान लिन, बाओ शॉमिंग आज काम पर क्यों नहीं आया? मैं उसे कॉल कर रही हूँ पर उसकी कॉल भी कनेक्ट नहीं हो रही। उसे क्या हुआ है? यान लिन ने अपनी लाल और उदास आंखों से उसे देखा और ठंडी आवाज में कहा, आज के बाद से वो यहाँ कभी नहीं आएगा। क्यों? टैंग क्यूंग के चेहरे पर कंफ्यूजन था। सॉन्ग याओजी ने टैंग क्यूंग की तरह देखा और उसे लगातार आंखों से इशारे करने लगी। तब जाके टैंग क्यूंग को रियलाइज हुआ कि माहौल कुछ ठीक नहीं लग रहा है। उसने यन लिन की तरफ देखा और जब उसने देखा कि यन लिन का चेहरा बहुत डरावना लग रहा है तो उसकी और कुछ पूछने की हिम्मत नहीं हुई। यन लिन ने अपनी नजरें हटा ली और पलटकर अपने ऑफिस में चली गई। फिर टैंग क्विंग सॉन्ग याओजी के पास आई और उसका हाथ पकड़ लिया। क्या हुआ है? आखिर बात क्या है? सॉन्ग याओजी ने उसकी तरफ देखा। उसे अचानक समझ नहीं आया कि वो उसे कैसे बताए, इसलिए उसने बिना सोचे समझे बात को घुमाने और छुपाने की कोशिश की। कुछ नहीं हुआ, तुम जाकर अपना काम करो। अरे कुछ तो बताओ। सॉन्ग याओजी तुरंत भागकर अपने ऑफिस में छुप गई। टैंग क्विंग एकदम कंफ्यूज होकर दोनों ऑफिस के दरवाजों को देखने लगी। आखिर चक्कर क्या है? टैंग क्विंग पूरी बात का पता लगाना चाहती थी, इसलिए शाम को शिफ्ट खत्म होने के बाद उसने सीधा सॉन्ग याओजी को ऑफिस में घेर लिया। असिस्टेंट सॉन्ग, आखिर बात क्या है? सॉन्ग याओजी ने लाचारी से उसकी तरफ देखा। तुम इतनी क्यूरियस क्यों हो रही हो? तुम्हारा इस सब से क्या लेना देना? क्या लेना देना? मैं और बाओ शॉमिंग दोस्त हैं। सॉन्ग याओजी उसे देखकर कुछ कहना चाहती थी पर रुक गई। आखिर में उसे शॉर्ट में सारी बात बतानी ही पड़ी। टैंग क्विंग अचानक चेयर से खड़ी हो गई। उसने गुस्से में सॉन्ग याओजी को घूरा। तो इसका मतलब तुम हॉस्पिटल में मुझे बेवकूफ बना रही थी? तुम सब आपस में मिले हुए हो? सॉन्ग याओजी का सर दर्द से फटने लगा। उसने दांत पीसते हुए कहा, सेक्रेटरी टैंग, मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेन पॉइंट पर फोकस करो, ठीक है? कौन सा मेन पॉइंट? मेन पॉइंट ये है कि ग्रैंडपा बाओ गुजर गए हैं, ये मेन पॉइंट है ना? सॉन्ग याओजी ने बेचैनी से उसकी तरफ देखते हुए कहा, मैंने तुम्हें बताया ना, ये बॉस यन लिन के साथ एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। उन्हें सच में इस बारे में कुछ नहीं पता था। बहाने हैं, सब बहाने हैं। अगर तुम्हारी वो पुरानी वाली बात सच होती कि बॉस यन लिन का सच में उस ईटो चन के साथ कोई चक्कर नहीं है, तो वो किसी और आदमी के लिए अपने पति को छोड़कर क्यों भागती? सॉन्ग याओजी ने कुछ बोलने के लिए मुंह खोला, लेकिन अचानक उसे भी समझ नहीं आया कि वो इसे कैसे एक्सप्लेन करे। एक गलत कदम और सब कुछ गलत होता चला गया। आखिर में गलती तो हुई ही थी। सॉन्ग याओजी को इस बार बहुत पछतावा हो रहा था। अगर उसे पहले पता होता तो वो किसी भी कीमत पर बॉस यन लिन को विदेश जाने से रोक लेती। टैंग क्विंग ने दांत पीसे। यही होना चाहिए था उनके साथ। अगर मैं होती तो मैं एक दिन भी बॉस यन लिन के साथ नहीं बिताती। मैं पक्का उन्हें डिवोर्स दे देती और फिर जिंदगी भर उनकी शक्ल नहीं देखती। ये कहते हुए टैंग क्विंग बहुत ज्यादा गुस्से में थी। उसने दांत पीसते हुए कहा, ये औरतें कभी अच्छी नहीं होती, सब धोखेबाज होती हैं। इतना कहकर वो गुस्से में पलटी, लेकिन दरवाजा खोलते ही उसने बाहर यन लिन को खड़ा पाया। यन लिन में उसे घूरते हुए ठंडी आवाज में कहा, हो गया तुम्हारा? टैंग क्विंग को होश आया। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। भले ही वो पीठ पीछे बाओ शॉमिंग की तरफदारी कर सकती थी और गालियां भी दे सकती थी, लेकिन यन लिन के सामने आते ही उसकी हवा टाइट हो जाती थी। हाँ, हो गया। ये कहते हुए वो अपनी गर्दन सिकोड़कर दरवाजे से चिपकी और तुरंत खिसककर अपनी सीट पर जा बैठी। टैंग क्विंग अपना सर झुकाए बैठी रही। जब वो दोनों वहां से चले गए तब उसने अपना सर उठाया। उसने जोर से अपना माउस पटका। कैसे लोग हैं यार। टैंग क्विंग ने अपना फोन निकाला और उसे बहुत सारे मैसेजेस भेजे, लेकिन उसे कोई रिप्लाई नहीं मिला। 1 घंटे बाद बाओ कंपनी ने ऑफिशियली अनाउंस किया कि ग्रैंडपा बाओ का कल बीमारी के चलते निधन हो गया है। और उसके तुरंत बाद उन्होंने एक और अनाउंसमेंट की जो मेरे और यानलिन की डिवोर्स के बारे में थी। दूर विदेश में इटो चैंग ने जब ये खबर देखी तो वो जोर जोर से हंसने लगा। डिवोर्स? उन लोगों ने सच में डिवोर्स ले लिया और वो बुढ़ा भी मर गया। ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। शाओ शुआंग, ऐसा लग रहा है जैसे ऊपर वाला भी मेरी मदद कर रहा है। शाओ शुआंग ने हल्की सी सांस रोकी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। इटो चैंग, क्योंकि आज तुम्हारा मूड बहुत अच्छा है तो चलो मैं तुम्हारे साथ बाहर घूमने चलती हूँ। इटो चैंग ने अपनी भौएं उठाईं। उसके चेहरे से हंसी जा ही नहीं रही थी। ठीक है, चलो, आज तुम्हें जो भी पसंद आएगा मैं सब दिलाऊंगा। थैंक यू इटो चैंग। शाओ शुआंग ने इटो चैंग को कोई गाना गुनगुनाते हुए कमरे में जाते देखा। कुछ सेकंड सोचने के बाद उसने अपना फोन निकाला
और एक मैसेज भेजा। सामने से रिप्लाई आने के बाद उसकी धड़कनें तेज हो गईं। सॉरी ईटो चैंग, तुम अपनी मौत को खुद बुलावा दे रहे हो। मैं तुम्हारे साथ अपनी जान खतरे में नहीं डाल सकती। आधे घंटे बाद वो दोनों पास के एक मॉल में पहुंचे। शाओशवांग ने चारों तरफ नजर दौड़ाई और अचानक पूछा, ईटो चैंग, क्या तुम्हें प्यास लगी है? मैं तुम्हारे लिए कुछ पीने को ले आऊं? इतना कहकर शाओशवांग तेज कदमों से कॉफी लेने भाग गई। 10 मिनट बाद जब शाओशवांग 2 कॉफी लेकर लौटी तो उसने देखा कि ईटो चैंग को एक गाड़ी ने टक्कर मार दी है और वो जमीन पर गिरा पड़ा है। उसने घबराते हुए अपना थूक निगला। जब एम्बुलेंस उन्हें वहां से ले गई तब शाओशवांग ने सॉन्ग याओजी को कॉल किया। स्पेशल असिस्टेंट सॉन्ग, मैं बोल रही हूँ। डॉक्टर ने कहा है कि ईटो चैंग के दाएं पैर की हड्डी पूरी तरह से चूर चूर हो गई है। अब शायद उसे अपनी बाकी की जिंदगी व्हीलचेयर पर ही बितानी पड़ेगी। फोन की उस पार सॉन्ग याओजी कुछ सेकंड्स तक चुप रही और फिर बोली, ठीक है, तुमने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन अभी रिलैक्स मत होना, तुम्हें अभी एक और काम करना है। शाओशवांग को अच्छे से पता था कि वो किस बारे में बात कर रही है। अब बात यहां तक पहुंच चुकी थी तो उसे हिम्मत करके आगे बढ़ना ही था। स्पेशल असिस्टेंट सॉन्ग, आप बेफिक्र रहिए, मैं बहुत जल्द उस राज का पता लगा लूंगी जो ईटो चैंग ने अपने दिल में छुपा रखा है। सॉन्ग याओजी ने कॉल कट की और पीछे बैठी इंसान की तरफ देखा। बॉस यानलिन, काम हो गया है। यानलिन ने हाँ में जवाब दिया। उसने अपनी आंखें नहीं खोली, वो बस आंखें बंद किए सीट पर आराम करती रही। रात को ओल्ड मैंशन वापस लौटने पर पिता ल्यू चैंग ने यानलिन को देखते ही उस पर उंगली उठाई और गालियां देनी शुरू कर दी। तुम किस मुंह से यहाँ वापस आई हो? तुम यहाँ क्या करने आई हो? यानलिन ने उन दोनों को देखा। उसकी आंखें उदास और गहरी थीं। ग्रैंडमा कहाँ है? ग्रैंडमा सेकंड फ्लोर पर हैं, खुद जाकर देख लो। यानलिन ने सिर उठाकर सेकंड फ्लोर की तरफ देखा और फिर सीढ़ियां चढ़ने लगीं। ग्रैंडमा ने उसे एक नजर देखा और फिर स्टडी रूम की तरफ चल दी। वो दोनों बिना कुछ बोले स्टडी रूम में दाखिल हुईं। ग्रैंडमा ने बैठते ही अपनी पोती की तरफ देखा। तुम क्या कहना चाहती हो? यानलिन अपनी गहरी नजरों से ग्रैंडमा को देख रही थी और अगले ही पल वो घुटनों के बल बैठ गईं। ग्रैंडमा, मैं जानती हूँ कि वो मुझे कभी माफ नहीं करेगा, लेकिन मुझे उससे कुछ बातें कहनी है। क्या आप मेरा मैसेज उस तक पहुंचा देंगी? मैं उससे नहीं मिलूंगी। ग्रैंडमा ने अपना हाथ उठाकर उसके सिर पर फेरा। उन्होंने गहरी सांस ली और कहा, अगर मैं तुम्हारा मैसेज उस तक पहुंचा भी दूं तो क्या तुम्हें पक्का यकीन है कि वो सुनेगा? यानलिन, क्या तुम जानती हो कि उसे अभी सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत है? तो क्या तुम उसे जाने देने के लिए तैयार हो? यानलिन को मेरी दूसरी बहन बाओ यून स्वैन द्वारा भेजे गए डिवोर्स पेपर्स की याद आ गई। उसने कहा था कि उसने ऐसे 10 सेट्स तैयार रखे हैं और वो उन्हें तब तक भेजती रहेगी जब तक यानलिन साइन नहीं कर देती। यानलिन ने अपना सिर ग्रैंडमा के घुटनों में छुपा लिया। ग्रैंडमा यानलिन के सिर पर हाथ फेर रही थी। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और लाचारी में अपना सिर हिलाया। वो साफ देख पा रही थीं कि बाओ शोमिंग, उस लड़के ने अपना फैसला कर लिया है और वो अब कभी वापस मुड़कर नहीं देखेगा। किस्मत ने भी फैसला सुना दिया है कि तुम्हारा और बाओ शोमिंग का साथ बस यहीं तक था। पता नहीं कितना वक्त बीत गया। यानलिन खुद पर ही हंसी। ग्रैंडमा, मैं साइन करूंगी। ल्यू हस्बैंड और वाइफ नीचे बैठे लगातार ऊपर की तरफ देख रहे थे। ऊपर, तुम्हें क्या लगता है मॉम और वो लड़की क्या बातें कर रहे होंगे? मैडम ल्यू ने सिर हिलाया। मुझे नहीं पता। लगभग आधे घंटे बाद यानलिन ऊपर से नीचे आई। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, लेकिन कोई भी साफ देख सकता था कि उसकी आंखें गहरी लाल थीं। मैडम ल्यू भी काफी इमोशनल हो गई थीं। वो उठी और उसके पास गईं। तुम्हारी ग्रैंडमा ने तुमसे क्या कहा? यानलिन ने अपनी मां के चिंता भरे चेहरे को देखा, लेकिन वो मुस्कुरा नहीं पाई और ना ही उन्हें तसल्ली देने के लिए कुछ बोल पाई। मैंने साइन कर दिए हैं, अब मैं उसकी जिंदगी में कभी दखल नहीं दूंगी। मैडम ल्यू एकदम सन्न रह गई। वो कुछ कहना चाहती थी, लेकिन आखिर में उन्हें अपने शब्द वापस निकलने पड़े। आखिर में उन्होंने बस इतना कहा, अगर दो लोग एक दूसरे के लिए सही नहीं हैं तो उनका अलग हो जाना ही बेहतर है। यानलिन ने चुपचाप अपनी मां को देखा। मॉम, अब पूरी दुनिया में मुझे उसके जैसा सही इंसान कभी नहीं मिलेगा। इतना कहकर वो वहां से मुड़कर चली गई। अलविदा बाओ शोमिंग। ग्रैंडमा लियू ने कहा, वहां सब अरेंज हो गया है, हमें ज्यादा चीजें ले जाने की जरूरत नहीं है। मैं फ्रेंच विंडो के सामने कार्पेट पर बैठा था और बहुत ही शांत एक्सप्रेशन के साथ बाहर लियू कंपनी की अनाउंसमेंट देख रहा था। मैंने अपनी बाहों को मोड़कर अपने चेहरे को उन पर टिकाया और धीरे से कहा, आंटी वोंग, इस बार आप मेरे साथ जा रही हैं, पता नहीं हम वापस कब आ पाएंगे। ये सुनकर आंटी वोंग बस मुस्कुरा दी। ग्रैंडमा लियू ने अभी मुझे एक वॉइस रिकॉर्डिंग भेजी है। उन्होंने कहा है कि मैडम यानलिन ने ये आपके लिए दी है और उन्होंने डिवोर्स पेपर्स पर साइन कर दिए हैं। वो बस चाहती हैं कि आप इसे एक बार सुन लें। मिस्टर बाओ शोमिंग, क्या आप सुनना चाहते हैं? मेरी आंखों की चमक एक पल के लिए ठहर गई, पर मैंने कुछ नहीं कहा। आंटी वोंग ये देखकर फोन लेकर मेरे पास आ गईं। मैंने फोन हाथ में लेकर काफी देर तक उस ऑडियो फाइल को देखा और फिर आखिर में उस रिकॉर्डिंग को प्ले कर दिया। अगले ही सेकंड उसमें से यानलिन की भारी आवाज आई, सॉरी, मैंने अपनी हद पार कर दी थी। मैं जानती हूँ कि तुम मुझे कभी माफ नहीं करोगे, लेकिन फिर भी मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी पूरी बात सुन लो। उस समय जब मैं विदेश में पढ़ाई कर रही थी, मैं एक लड़के से मिली थी। उसका नाम ईटो शू था और वो ईटो चैंग का जुड़वा भाई था। हम दोनों रिलेशनशिप में थे, लेकिन बाद में जब वो और उसके पेरेंट्स मुझसे मिलने आ रहे थे तो रास्ते में उनका कार एक्सीडेंट हो गया। उन तीनों में से कोई नहीं बचा, बस ईटो चैंग ही बच गया क्योंकि वो उस वक्त क्लास में था।
ईटो शू से मैंने वादा किया था कि मैं ईटो चेंग का ख्याल रखूंगी। ये उसकी आखिरी बात थी जो उसने मुझसे कही थी और मैं उससे झूठ नहीं बोलना चाहती थी। बाओ शोमिंग, मेरे और ईटो चेंग के बीच कभी वो रिलेशन नहीं रहा जो तुम सोच रहे हो। वो सिर्फ ईटो शू का भाई है और मैंने सोचा था कि मैं जिंदगी भर उसे अपने सगे भाई की तरह ट्रीट करूंगी। वो रिकॉर्डिंग सुनने के बाद मैंने धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीं और एक आंसू छलककर मेरी आंखों से बह गया। अगले दिन मेड ज़ैंग ने ब्रेकफास्ट बना लिया था पर ऊपर से कोई नीचे नहीं आया। ये सिलसिला तब तक चला जब तक सोंग याओजी वहां नहीं पहुंच गई। मेड ज़ैंग, क्या बॉस यानलिन चली गई? मेड ज़ैंग ने सिर हिलाया। वो अभी तक नीचे नहीं आई हैं। पता नहीं कुछ हुआ है क्या? मैं सोच रही थी कि ऊपर जाकर देखूं या नहीं। बॉस यानलिन को क्या हो? उसने अपनी बात आधी ही बोली और फिर चुप हो गई। सोंग याओजी का चेहरा थोड़ा बदल गया। वो तुरंत उठी और सीधे सेकंड फ्लोर की तरफ भागी। मेड ज़ैंग ये देखकर कुछ सेकंड्स के लिए चौंक गई और फिर वो जल्दी से उसके पीछे ऊपर गई। सोंग याओजी ने कमरे के दरवाजे पर आकर जोर से नॉक किया। उसने कई बार नॉक किया पर अंदर से कोई आवाज नहीं आई। उसने मुड़कर मेड ज़ैंग की तरफ देखा और पूछा, मेड ज़ैंग, क्या कोई स्पेयर की है? हाँ है, मैं अभी ढूंढ कर लाती हूँ। मेड ज़ैंग स्पेयर की ढूंढने स्टडी रूम की तरफ मुड़ने ही वाली थी कि तभी कमरे का दरवाजा खुल गया। यानलिन ने अभी भी कल रात वाले ही कपड़े पहने हुए थे। उसने बिना किसी एक्सप्रेशन के उन दोनों को देखा। उसकी आवाज बहुत ज्यादा फटी हुई थी। शोर क्यों मचा रही हो? सोंग याओजी ने राहत की सांस ली। फिर उसकी नजर यानलिन के पूरे शरीर पर घूमी और आखिर में उसकी दाहिने हाथ की चोट पर जाकर रुक गई। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। बॉस यानलिन, आपका हाथ। यानलिन पलटकर वापस कमरे में चली गई और ठंडी आवाज में बोली, किसी को बुलाकर इसे साफ करवा दो। उन दोनों ने एक दूसरे को देखा और अपनी गर्दन लंबी करके कमरे के अंदर झांका। जैसे ही उन्होंने देखा, बाथरूम का शीशे का दरवाजा पूरी तरह से चकनाचूर था। दोनों की सांसें अटक गईं। 10 मिनट बाद यानलिन तैयार होकर बाहर निकली। बॉस यानलिन, मैं आपको पहले हॉस्पिटल ले चलती हूँ ताकि आपके हाथ की चोट का ट्रीटमेंट हो सके। यानलिन का हॉस्पिटल ना जाने का मूड देखकर सोंग याओजी थोड़ा झिझकी पर फिर बोली, लेकिन आपके हाथ को इस तरह देखकर सब लोग सवाल उठाएंगे। यानलिन ने अपनी आंखें खोलीं और उसे एक नजर देखा। सोंग याओजी ने राहत की सांस ली और सीधे गाड़ी निकालकर हॉस्पिटल की तरफ चल दी। हॉस्पिटल में बैंडेज करवाने के बाद भी यानलिन का कोई कॉल नहीं आया। एक हफ्ते बाद वो फिर से ओल्ड मैंशन वापस गई। वहां उसे ग्रांडमा लियू से एकदम क्लियर जवाब मिल गया कि मैं चला गया हूं और मैंने हाइचिंग शहर छोड़ दिया है। मैंने वो रिकॉर्डिंग सुन ली थी पर मैंने उसे कोई कॉल बैक नहीं किया। यानलिन एक पतली सी शर्ट पहने कोर्टयार्ड में खड़ी सिगरेट पी रही थी। रात की हवा हड्डियों तक चुभने वाली ठंडी थी पर उसे जैसे कुछ महसूस ही नहीं हो रहा था। मैडम लियू उसका कोट लेकर उसके पास आई और उसे उड़ा दिया। उनकी नज़र उसके हाथ पर गई जहां से बैंडेज हट चुका था और उन्होंने अपनी भौएं सिकोड़ ली। शरीर तुम्हारा अपना है, तुम्हें इसका थोड़ा ख्याल रखना चाहिए। तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारी पोजीशन क्या है। लियू कंपनी की बॉस होने के नाते तुम्हारे कंधों पर सिर्फ लियू परिवार की ही नहीं बल्कि हजारों परिवारों की जिम्मेदारी है। यानलिन ने सिगरेट बुझाई, पलटी और अपने कोट को कसते हुए भारी आवाज में बोली, ठीक है, मैं जानती हूँ। मैडम लियू ने उसे शांति से देखा। क्या तुम्हारा वजन कम हो गया है? सोंग याओजी चुपचाप बगल में खड़ी थी। वजन तो कम हुआ ही है। वो बिल्कुल भी ठीक से खाना नहीं खाती। कभी कभी तो पूरा दिन सिर्फ कॉफी पीती हैं और खाने का एक निवाला भी नहीं खाती। भले ही वो कितना भी समझा लें, कोई फायदा नहीं था। वो कुछ बोलने ही वाली थी कि उसने यानलिन को अपनी तरफ घूरते हुए देखा। सोंग याओजी को अपना सिर झुकाकर चुप होना पड़ा। मैडम लियू ने थोड़ा रुककर पूछा, क्या तुमने विदेश में किसी को भेजा था? यानलिन ने धीरे से हामी भरी और कहा, बहुत ठंड है, अंदर चलते हैं। मैडम लियू ने उसके उदास और थके हुए पीठ को देखते हुए अपनी भौएं सिकोड़ी। उनका चेहरा बहुत ही उलझा हुआ लग रहा था। एक हफ्ते पहले उसने विदेश में कुछ लोगों को भेजा था। वो बस वहां जाकर इंसाफ चाहती थी, लेकिन उसने ये नहीं सोचा था कि उसे ईटो चेंग के कार एक्सीडेंट में बुरी तरह घायल होकर हॉस्पिटल में भर्ती होने की खबर मिलेगी। उसकी जान तो बच गई थी, लेकिन उसके दोनों पैर बेकार हो गए थे। अब ये बात उसके खुद के मुंह से सुनकर मैडम लियू का दिल बहुत ही अजीब सी कश्मकश में था। पहले वो उसे कितना बचाती थी और अब उसने उस पर इतना भारी हाथ उठाया है। ईटो चैंग 2 दिन बाद होश में आया। उसकी फाइनल मेडिकल रिपोर्ट भी आ चुकी थी। उसकी रीढ़ की हड्डी के L4 और L5 सेक्शन की नसें डैमेज हो गई थी और उसका दायां पैर पूरी तरह से क्रश होकर फ्रैक्चर हो गया था। जान तो बच गई थी, लेकिन आगे चलकर उसका खड़ा होना भी मुश्किल था। शायद वो अपनी बाकी की पूरी जिंदगी व्हील चेयर से कभी नहीं उठ पाएगा। जियाओ श्वांग रोज हॉस्पिटल रूम के बाहर उसका पागलों की तरह रोना और चिल्लाना सुनती थी। हॉस्पिटल वालों ने भी उसे कई बार वार्निंग दी थी कि अगर पेशेंट ऐसे ही हंगामा करता रहा तो वो उसे जबरदस्ती डिस्चार्ज कर देंगे। तुम्हारा ड्रामा खत्म हुआ या नहीं? अगर तुम ऐसे ही हंगामा करते रहे तो वो लोग हमें यहाँ से बाहर निकाल देंगे। ईटो चैंग ने उसे घूरते हुए देखा। जियाओ श्वांग, तुम यानलिन को कॉल करो और उसे मुझे यहाँ देखने आने के लिए कहो। मेरी ये हालत हो गई है, वो यहाँ कैसे नहीं आ सकती? जियाओ श्वांग ने दांत पीसे। स्पेशल असिस्टेंट सोंग ने कहा है कि बॉस यानलिन का अब तुमसे कोई रिश्ता नहीं है।
ईटो चैंग, तुम्हें छोड़ दिया गया है। ईटो चैंग ने ना मानने वाले एक्सप्रेशन के साथ अपनी आंखें फाड़ ली। नहीं, ये इम्पॉसिबल है। मुझे यकीन नहीं होता कि वो मेरे साथ ऐसा कर सकती है। मुझे उससे मिलना है, मुझे उससे मिलना है। वो पूरी तरह से टूट गया और चीजें फेंकने लगा। जियाओ शुआंग को मजबूर होकर डॉक्टर को बुलाना पड़ा ताकि वो उसे एक सेडेटिव इंजेक्शन दे सके। इसी बीच जियाओ शुआंग ने डॉक्टर को कुछ करते हुए देखा और उसकी आंखों में चमक आ गई। 2 दिन बाद असिस्टेंट सॉन्ग को जियाओ शुआंग का भेजा हुआ एक वीडियो मिला। वो वीडियो देखकर असिस्टेंट सॉन्ग एकदम हैरान रह गई। वो फोन लेकर सीधे ऑफिस में भागी। उसने अपना थूक निगला और फोन सीधा यान लिन के हाथ में थमा दिया। वीडियो प्ले करने पर उसमें ईटो चैंग का हॉस्पिटल में पागलों जैसा बर्ताव करते हुए सीन था। भाई, मेरी गलती थी। मैंने सच में जानबूझकर नहीं किया। बचपन से लेकर आज तक तुमने हमेशा मेरे लिए सैक्रिफाइस किया है, तो इस बार तुमने मुझे क्यों नहीं दिया? मैं यान लिन से प्यार करता हूं, इसमें मेरी क्या गलती है? नहीं, मुझे कोई पछतावा नहीं है। वो मेरी है, वो सिर्फ मेरी है। भाई, तुम्हें मर ही जाना चाहिए था। सॉन्ग याओजी का दिल जोरों से धड़क रहा था। इन बातों से बहुत सारे गहरे राज बाहर आ रहे थे और वो इसके आगे सोचने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। उसने सिर उठाने की भी हिम्मत नहीं की, लेकिन अगले ही सेकंड एक जोरदार धड़ाम की आवाज आई। उसने देखा कि यान लिन ने फोन जमीन पर पटक दिया है। वो अपने दोनों हाथ डेस्क पर टिकाए गुस्से में उबलते हुए बोली, इसे चेक करो, मुझे सारी बात का पता लगा कर दो। सॉन्ग याओजी ने कांपते हाथों से अपना टूटा हुआ फोन उठाया और ऑफिस से बाहर चली गई। यान लिन धीरे से खड़ी हुई, फ्रेंच विंडो के पास गई और एक ठंडी हंसी हंसते हुए बोली, ईटो चैंग, तुम सच में बहुत शातिर हो। क्योंकि मामला बहुत सीरियस था, इसलिए असिस्टेंट सॉन्ग पर्सनली फ्लाइट लेकर विदेश गई। सॉन्ग याओजी, असिस्टेंट सॉन्ग, मैं तुमसे भीख मांगता हूं, प्लीज मुझे एक बार उससे मिलने दो। मुझे बस एक बार उसे देखना है। सॉन्ग याओजी ने हॉस्पिटल बेड पर लेटे ईटो चैंग को बिना किसी एक्सप्रेशन के देखा। उसकी आंखों में सिर्फ नफरत थी। अब तो होश में आ जाओ, बॉस यान लिन इस जन्म में तुमसे दोबारा कभी नहीं मिलेंगी। ईटो चैंग का चेहरा एकदम से सफेद पड़ गया और उसे आखिरकार डर का एहसास हुआ। अगर इससे पहले उसे पूरा कॉन्फिडेंस था कि यान लिन सच में उसे नहीं छोड़ेगी, तो अब उसके अंदर सिर्फ खौफ और बेचैनी बची थी। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ। मैं बस नहीं चाहता था कि मेरा भाई उससे मिलने जाए। मैंने कभी नहीं सोचा था कि कार एक्सीडेंट हो जाएगा। मुझे सच में नहीं पता था। सॉन्ग याओजी का उसके साथ और बकवास करने का कोई मन नहीं था। उसने बगल में खड़ी शाओशोंग की तरफ देखा और उसे हाथ से इशारा करके बुलाया। शाओशोंग तुरंत भागकर पास गई। स्पेशल असिस्टेंट सॉन्ग ने कहा, कल से तुम कंपनी में रिपोर्ट कर सकती हो। शाओशोंग ये सुनकर बहुत खुश हुई। थैंक यू स्पेशल असिस्टेंट सॉन्ग। सॉन्ग याओजी वहां से चली गई और हॉस्पिटल रूम में अब सिर्फ शाओशोंग ही बची थी। वो अभी अपनी खुशी मना ही रही थी कि तभी ईटो चैंग ने एक बहुत ही डरावनी आवाज में कहा, तुमने मुझे धोखा दिया। ये सुनकर शाओशोंग ने पलटी और ईटो चैंग के खौफनाक चेहरे को देखकर बहुत ही काम तरीके से बोली, मैंने सिर्फ इंसाफ का साथ दिया है। तुमने खुद गलत काम किए हैं, मेरी कोई गलती नहीं है। ईटो चैंग ने साइड टेबल पर रखा फ्रूट नाइफ उठाया और उसकी तरफ फेंक कर मारा। तुम्हारी मुझे धोखा देने की हिम्मत कैसे हुई? मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। शाओशोंग ने अपने पास गिरे उस फ्रूट नाइफ को देखा और उसे भी गुस्सा आ गया। तुम मुझे नहीं छोड़ोगे? तुम कर भी कह सकते हो। तुम अब एक जिंदा लाश हो। तुम्हारे पास अब कुछ नहीं बचा है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर उंगली उठाने की? शाओशोंग की ये ताने भरी बातें सुनकर ईटो चैंग गुस्से से पागल हो गया। मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, मैं तुम्हें मार डालूंगा। शाओशोंग ने उसकी फेंकी हुई चीजों से खुद को बचाया और दरवाजे तक पीछे हट गई। अच्छा हुआ कि तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ। मुझे तो लगता है कि तुम्हें उसी वक्त मर जाना चाहिए था। ईटो चैंग ये बात सुनकर अचानक से शांत हो गया और उसे घूरने लगा। क्या देख रहे हो? हाँ बिल्कुल, तुम्हारा एक्सीडेंट कोई इत्तेफाक नहीं था। क्या तुमने अपना पैर टूटने का नाटक करके बॉस यानलिन को धोखा नहीं दिया था? तो अब तुम्हारा पैर सच में टूट गया है। देखते हैं अब तुम किसी को कैसे धोखा देते हो। इस तरह यानलिन ने ईटो चैंग के मेडिकल बिल्स भरने बंद कर दिए। ईटो चैंग के पास पैसे नहीं थे, इसलिए उसे अपनी व्हीलचेयर को खुद धक्के मारते हुए धीरे धीरे घर तक जाना पड़ा और उसे पहुंचते पहुंचते रात हो गई। उसके तुरंत बाद गली में पता नहीं कहां से 2 काले कपड़े पहने लोग सामने आ गए और उसके डरे हुए चेहरे के सामने ही उन्होंने उसे अपने कंधों पर उठा लिया। 2 साल का समय पलक झपकते ही बीत गया। सॉन्ग याओजी ने यानलिन को फोन दिया। बॉस यानलिन, मैडम ल्यू का कॉल है। वो चाहती हैं कि आप आज रात ओल्ड मैंशन आए। ये सुनकर यानलिन ने सिर उठाकर उसे देखा। जब सॉन्ग याओजी ऑफिस से बाहर निकल गई तो उसने चुपचाप एक गहरी सांस ली। ये 2 साल का समय सच में बहुत मुश्किल से बीता था। वो लगभग कंपनी में ही रहने लगी थी। ओल्ड मैंशन वापस लौटने पर हॉल में सोफा पर बैठे कुछ लोगों ने उसकी तरफ देखा, जिसमें मैडम ल्यू के बगल में बैठा एक आदमी भी शामिल था। उस आदमी ने यानलिन को देखकर थोड़ी शर्मिंदगी दिखाई। यानलिन ने एक ही नजर में सब समझ लिया। वो उसी वक्त वहां से उल्टे पैर वापस जाना चाहती थी। मैडम ल्यू ने जैसे उसका इरादा भांप लिया था, इसलिए उन्होंने तुरंत उसे आवाज देकर रोक लिया। यानलिन का चेहरा हल्का सा सख्त हो गया, लेकिन फिर भी अपने पेरेंट्स की इज्जत रखते हुए वो उनके पास गई। मुझे यहाँ बस
इसलिए बुलाया था ताकि मैं ब्लाइंड डेट पर लड़कों को पसंद कर सकूं। ये बात सुनकर पति पत्नी दोनों का चेहरा उतर गया। बगल में बैठा वो आदमी उसे थोड़ी बेचैनी से देखने लगा, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत जुटाई और खुद आगे बढ़कर यानलिन को ग्रीट किया। हेलो बॉस यानलिन, मेरा नाम शेनमिंग श्वेन है। यानलिन ने उसे एक नजर देखा और काफी देर तक घूरती रही। फिर उसने अपनी नजरें हटाईं और बहुत ही उलझे हुए एक्सप्रेशंस के साथ मैडम ल्यू की तरफ देखा। मॉम, आपने सच में बहुत मेहनत की है। मेरे लिए स्पेशली एक फेक कॉपी ढूंढकर लाई हैं। फेक कॉपी? ये दो शब्द सच में बहुत बड़ी बेइज्जती थे। शेनमिंग श्वेन का चेहरा एकदम पीला पड़ गया। उसकी आंखें लाल हो गईं और वो बहुत ही बेचारी नजर से उसे देखने लगा। ये मानना पड़ेगा कि शेनमिंग श्वेन का वाइब मुझसे काफी मिलता जुलता था। कम से कम जब वो अंदर आई थी तो एक पल के लिए वो भी धोखा खा गई थी। मिस्टर शेन, मेरा एक्स हस्बैंड मुझे कभी भी इस तरह के एक्सप्रेशंस और नजरों से नहीं देखता था। शेनमिंग श्वेन ये सुनकर एकदम सुन्न रह गया। उसने एकदम खोए हुए भाव से मैडम ल्यू की तरफ देखा। यानलिन ने ताना मारते हुए अपने होठों को घुमाया। अगर उसे बुरा लगता तो वो मुझे सीधा एक थप्पड़ मारता, ना कि किसी औरत के सामने ऐसे कमजोर पड़ता। शेनमिंग श्वेन का चेहरा बदल गया। उसे मैडम ल्यू ने खुद चुना था। वो भी जानता था कि ये औरत अपने एक्स हस्बैंड को नहीं भूल पाई है, इसलिए वो अपनी पूरी कोशिश कर रहा था मेरी कॉपी बनने की। यहाँ तक कि मैडम ल्यू ने भी कहा था कि वो मेरे जैसा दिखता है, तो फिर यानलिन को ऐसा क्यों लग रहा था कि वो मेरे जैसा नहीं है? यानलिन ने उसे और देखने की जहमत नहीं उठाई, बल्कि सेकंड फ्लोर की तरफ देखा। क्या आपको पता नहीं है कि 6 महीने पहले ही मैंने उसे ढूंढना छोड़ दिया था? ये सुनकर मैडम ल्यू एक पल के लिए घबरा गई। यानलिन ने चुपचाप खड़ी अपनी मॉम को एक नजर देखा और सेकंड फ्लोर कर चली गई। मैं ग्रैंडमा से मिलने जा रही हूँ। शेनमिंग श्वेन अपने होंठ चबाते हुए उसकी खूबसूरत पीठ को अपनी नजरों से ओझल होते हुए देखता रहा। उसने चुपके से अपनी मुट्ठी कस ली। आंटी, क्या मैंने कुछ गलत किया है? मैडम ल्यू ने सिर हिलाया और शांति से कहा, ये तुम्हारी गलती नहीं है मिंग श्वेन, तुम आज के लिए घर जाओ। शेनमिंग श्वेन की आंखों की चमक फीकी पड़ गई और जाने से पहले उसने बहुत ही भारी मन से सेकंड फ्लोर की तरफ देखा। यानलिन, ऐसी औरत किसे पसंद नहीं आएगी? उसके पास पैसा, पावर और खूबसूरती सब कुछ है। शेनमिंग श्वेन ने अपनी मुट्ठी कसी। वो इस मौके को हाथ से नहीं जाने देगा। ग्रैंडमा ल्यू अपनी रॉकिंग चेयर पर बैठी ओपेरा सुन रही थी। किसी के दरवाजा खोलने की आवाज सुनकर भी उन्होंने अपनी आंखें नहीं खोली। यानलिन ने भी कुछ नहीं कहा और चुपचाप ग्रैंडमा ल्यू के लिए एक कप चाय बनाई। वो शेन नाम का लड़का तुम्हें पसंद नहीं आया? यानलिन ने ग्रैंडमा ल्यू की तरफ देखा। नहीं, पसंद नहीं आया। ग्रैंडमा ल्यू ने सिर हिलाया और बहुत ही सीरियस टोन में कहा, तुम अब 30 बार कर चुकी हो। तुम्हें अपने नए रिश्ते के बारे में सोचना चाहिए। अपने पेरेंट्स को अपने लिए परेशान मत करो। ये सुनकर यानलिन के हाथ एक पल के लिए रुक गए। उसने पूछा, क्या वो अभी भी आपके कांटेक्ट में है? नहीं, ग्रैंडमा ने जवाब दिया। यानलिन ने धीमी आवाज में हाँ कहा। पता नहीं उसने इस बात पर यकीन किया या नहीं। पूरी चाय पीने के बाद उसने कहा, ग्रैंडमा, मैंने अब मूव ऑन कर लिया है। जहां तक नए रिश्ते की बात है, मैं उसे एक्सेप्ट करने की कोशिश करूंगी। तो प्लीज आप उन्हें बता दीजिए कि मुझे अब अपने लिए किसी परफेक्ट आदमी को ढूंढने की जरूरत नहीं है। ग्रैंडमा ल्यू ने उसे काफी देर तक घूरा और फिर सिर हिलाया। ठीक है। यानलिन कुछ पल के लिए दरवाजे पर खड़ी रही और फिर नीचे चली गई। उसने सोफा पर बैठे अपने पेरेंट्स की तरफ देखा। मैंने ग्रैंडमा से बात कर ली है। अब से आप लोगों को मेरे लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगले दिन सॉन्ग याओ जी को ऑफिस में बुलाया गया। वो पार्टी वाला मेल स्टार जिसका नाम लिन ई है, उसके साथ आज रात डिनर फिक्स करो। ठीक है बॉस, मैं अभी मिस्टर लिन को कांटेक्ट करती हूँ। सॉन्ग याओ जी को अब जाकर यकीन हुआ कि उसने कुछ गलत नहीं सुना था। आखिर चक्कर क्या है? वो वापस अपने ऑफिस में गई और लिन ई की फोटोज चेक करने लगी। वो सच में बहुत हैंडसम था, लेकिन उसे याद आया कि रिबन कटिंग वाले दिन ये स्टार जानबूझकर बॉस यानलिन की बाहों में गिर गया था, पर बॉस यानलिन ने उस वक्त कोई रिएक्शन नहीं दिया था। क्या उन्हें उसी वक्त वो पसंद आ गया था? अगले 3 महीनों तक यानलिन और वो पॉपुलर स्टार लिन ई कई बार साथ डिनर करने गए। वो एक साथ होटल्स में जाते दिखे और उनकी बहुत सी इंटीमेट फोटोज हर जगह वायरल हो गई। टीवी पर यानलिन की न्यूज देखकर मेरे हाथों का मूवमेंट हल्का सा रुक गया। आंटी वैंग ने मेरी तरफ देखा और तुरंत टीवी बंद कर दिया। मैं कुछ देर तक सुन बैठा रहा और फिर मैंने कॉल मिलाई। दीदी, मैं वापस आने का सोच रहा हूँ। चूंकि अब यानलिन ने पास्ट को भुलाकर अपनी नई जिंदगी शुरू कर दी है, मुझे लगता है कि अब वो मेरी जिंदगी में दोबारा दखल नहीं देगी। बाओ यून ज़्वैन ने कुछ नहीं कहा। पिछले 3 महीनों में यानलिन और वो एक्टर लिन ई बहुत क्लोज हो गए थे। यानलिन ने उस पर खूब इन्वेस्ट किया था और उसे कई इंडोर्समेंट्स भी दिलाए थे, और अब वो इस रिश्ते को इतना पब्लिकली शो कर रही थी। उसने तो यहाँ तक सुना था कि यानलिन उस एक्टर के लिए मैडम ल्यू द्वारा अरेंज की गई ब्लाइंड डेट पर भी गई थी। ठीक है, तुम कब वापस आ रहे हो? मैं तुम्हें पिक करने आ जाऊंगी। फोन काटने के बाद मैंने अपनी आंखें बंद की। अब सब कुछ बीत चुका था। 2 महीने बाद। बॉस यानलिन, मिस्टर लिन की फ्लाइट दोपहर 2 बजे की है। आपने उसे पिक करने का वादा किया था। यानलिन ने टाइम देखा, अपनी चेयर से उठी और ठंडे एक्सप्रेशन के साथ बोली, चलो। सॉन्ग याओ जी खुद को रोक नहीं पाई। इस दौरान उन दोनों के अफेयर्स के चर्चे बहुत जोरों पर थे। लगभग हर कोई इस बारे में जानता था। सॉन्ग याओ जी को थोड़ा बहुत अंदाजा था कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है, लेकिन अब वो श्योर नहीं थी। आखिर यानलिन जिस तरह लिन ई पर मेहरबान थी, उसे देखकर सॉन्ग याओ जी भी नहीं समझ पा रही थी कि ये सब सच है या झूठ। यानलिन ने सिर नहीं उठाया, वो बस अपने हाथ में पकड़े टैबलेट को देख रही थी।
थी, लेकिन वो सॉन्ग याओ जी की बार बार पढ़ने वाली नज़रों को महसूस कर सकती थी। अगर कुछ कहना है तो बोलो, गूंगी हो गई हो क्या? सॉन्ग याओ जी ने ऑकवर्ड होकर अपना गला साफ किया। बॉस यान लिन, क्या आप मिस्टर लिन को लेकर सीरियस हैं? यान लिन ने ये सुनकर खिड़की के बाहर देखा और कुछ सेकंड्स बाद बोली, गैस करने की जरूरत नहीं है, ये सच है। सॉन्ग याओ जी की सांस अटक गई। उसने कसकर स्टीयरिंग व्हील पकड़ लिया। काफी देर बाद उसने सिर हिलाया। ठीक है बॉस, मैं समझ गई। एयरपोर्ट पर सॉन्ग याओ जी पार्किंग स्पेस ढूंढ रही थी। जैसे ही उसने सिर घुमाया, उसने बाओ यून सुआन को देखा। गाड़ी की बैक सीट पर बैठा इंसान बहुत ज्यादा जाना पहचाना लग रहा था। सॉन्ग याओ जी को लगा कि उसे कोई गलत फहमी हुई है, इसलिए वो काफी देर तक उसे लगातार घूरती रही और वहां से हिली नहीं। जब पीछे से किसी ने हॉर्न बजाया तो यान लिन ने धीरे से उसकी तरफ देखा। तुम क्या देख रही हो? सॉन्ग याओ जी ने हिम्मत जुटाकर कहा। मुझे अभी ऐसा लगा जैसे मिस्टर बाओ शो मिंग भी उसी गाड़ी में बैठे हैं। यान लिन बिना किसी एक्सप्रेशन के चुप रही। जब पीछे से फिर से हॉर्न बजा तो वो बोली, रास्ता ब्लॉक मत करो। सॉन्ग याओ जी ने फिर एक पार्किंग स्पेस ढूंढा और गाड़ी खड़ी कर दी। उसने देखा कि यान लिन बिना पीछे मुड़े सीधे एलिवेटर की तरफ जा रही थी। क्या वो सच में मूव ऑन कर चुकी है या फिर मिस्टर लिन अब उसके लिए ज्यादा जरूरी है? लिन ई ने यान लिन को देखते ही बहुत प्यार से उसका हाथ पकड़ लिया। यान लिन, रिपोर्टर्स ने लिन ई की आवाज सुनी और तुरंत उन दोनों को घेर लिया। बॉस यान लिन, मिस्टर लिन, क्या आप दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं? सॉन्ग याओ जी आगे आई और रिपोर्टर्स को रोकने लगी। सॉरी गाइज, आप लोग फोटोज खींच सकते हैं, लेकिन बॉस यान लिन किसी सवाल का जवाब नहीं देंगी। रिपोर्टर्स की यान लिन से और सवाल पूछने की हिम्मत नहीं हुई, इसलिए वो लिन ई की तरफ मुड़ गए। लिन ई ने बहुत ही प्यार से अपना सिर उसके कंधे पर टिका दिया। हाँ, हम एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। ये पहली बार था जब लिन ई ने पब्लिक में अपने रिलेशनशिप को एक्सेप्ट किया था। पल भर में ही रिपोर्टर्स पागलों की तरह उनकी फोटोज क्लिक करने लगे और आसपास खड़े फैंस भी शोर मचाने लगे। रिपोर्टर्स और फैंस की भीड़ से बाहर निकलने के बाद लिन ई ने राहत की सांस ली। यान लिन, तुम इतनी बिजी होने के बाद भी मुझे पिक करने आई, क्या तुम्हें मेरी याद आ रही थी? यान लिन ने बस उसे एक नजर देखा। वो बहुत ही केयरलेस लग रही थी। तुम्हें क्या लगता है? लिन ई उसके करीब गया। उन दोनों को ऑफिशियली डेट करते हुए लगभग आधा साल हो चुका था, पर यान लिन का रिएक्शन हमेशा से ही उसके लिए बहुत ठंडा था। मैं तुम्हारे दिल की बात कैसे गैस कर सकता हूँ? ये कहते हुए उसने अपने हाथ उठाकर उसके गले में डाल दिए और उसे किस करने की कोशिश की। सॉन्ग याओ जी ने रियर व्यू मिरर में देखा और अचानक ब्रेक मारकर माफी मांगी। सॉरी बॉस यान लिन, अचानक से गाड़ी के सामने एक बिल्ली आ गई थी। लिन ई ने गुस्से से असिस्टेंट सॉन्ग की तरफ देखा। असिस्टेंट सॉन्ग, गाड़ी चलाते वक्त फोकस किया करो। ओके मिस्टर लिन। लोकेशन पर पहुंचने के बाद लिन ई ने देखा कि यान लिन का गाड़ी से उतरने का कोई इरादा नहीं है, तो उसे मजबूरन अकेले ही उतरना पड़ा। सॉन्ग याओ जी ने गाड़ी आगे बढ़ाई, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब कहाँ जाना है। बॉस यान लिन, अब हमें विला वापस जाना है या कंपनी? बाओ फैमिली के घर चलो। ठीक है बॉस। बाओ फैमिली के घर के बाहर सॉन्ग याओ जी ने गाड़ी का इंजन बंद कर दिया ताकि अंदर किसी को पता ना चले। यान लिन ने एक सिगरेट जलाई और पीछे बैठी विला की लाइट्स देखने लगी। आज बाओ फैमिली के घर में बहुत सारी लाइट्स ऑन है। सॉन्ग याओजी अक्सर यनलिन को बाओ फैमिली के घर के बाहर छुपकर देखने के लिए लाती थी और वो कुछ देर बाद चले जाते थे, लेकिन आज सेकंड और थर्ड फ्लोर की लाइट्स भी पूरी तरह से ऑन थी। तो इसका मतलब आज एयरपोर्ट पर उसने जो जाना पहचाना इंसान देखा था वो सच में मिस्टर बाओ शोमिंग ही थे। सॉन्ग याओजी ने धीरे से रियर व्यू मिरर में देखा। पता लगाओ कि आज वो किस फ्लाइट से आए हैं। इसके अलावा ट्रेन स्टेशन, एयरपोर्ट और हाईवे टोल वालों को भी अलर्ट कर दो। ठीक है बॉस यनलिन। सॉन्ग याओजी टॉन तो उसकी बात का मतलब समझ गई। उसे इस बात का डर था कि कहीं मिस्टर बाओ शोमिंग फिर से बिना बताए हाईचेंग शहर छोड़कर ना चले जाएं। पता नहीं कितना वक्त बीत गया जब तक बाओ फैमिली की सारी लाइट्स बंद नहीं हो गई। तब जाकर यनलिन बोली, कल कुछ लोगों को यहाँ नजर रखने के लिए भेज देना। विला वापस लौटने के बाद यनलिन ने दरवाजा खोला और बेडरूम में गई। वो चुपचाप खड़ी होकर हमारी वेडिंग फोटो को देखने लगी। कुछ देर बाद वो एक बहुत ही अजीब सी हंसी हंसी। बाओ फैमिली के घर में मैंने पहले सुना था कि मैडम ल्यू ने उसके लिए कुछ लड़के देखे थे, पर यनलिन को उनमें कोई इंटरेस्ट नहीं था। कुछ ही समय बाद उस मेल स्टार के साथ उसके अफेयर की खबरें आने लगी। तो बाओ शोमिंग, क्या तुमने सच में पूरी तरह से मूव ऑन कर लिया है? मैंने उसकी तरफ देखा। मेरा चेहरा एकदम शांत था। हाँ बिल्कुल। क्या आपको लगता है कि मैं अभी भी पास्ट में अटका हुआ हूँ दीदी? बाओ युनजुएन ने मुझे काफी देर तक घूरा और फिर मेरे सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, नहीं ऐसा तो नहीं लगता। रात के समय यनलिन वापस अपने कमरे में आई। उसने अपना फोन उठाया और देखा कि उसमें लिन ई की बहुत सारी मिस्ड कॉल्स थीं। उसने फोन नीचे रख दिया, सिगरेट का पैकेट उठाया, एक सिगरेट जलाई और बालकनी में आ गई। उसने सिर उठाकर आसमान की तरफ देखा। आज रात के सितारे हमेशा से ज्यादा चमक रहे थे। लिन ई ने उसे कई बार कॉल किया पर किसी ने नहीं उठाया। उसे थोड़ी बेचैनी होने लगी तो उसने सॉन्ग याओजी को कॉल किया। सॉन्ग याओजी ने उसे बताया कि वो बॉस यनलिन को बहुत पहले ही घर छोड़ चुकी है, पर लिन ई आज तक उस घर में कभी नहीं गया था। आखिर उन दोनों की मुलाकात और डेट हमेशा होटल में ही होती थी। पहले उसे इसमें कुछ गलत नहीं लगता था, लेकिन अब वो ऐसा नहीं सोचता था। उसने पहले किसी से बाओ शोमिंग के बारे में पता लगवाया था। उसे पता चला था कि डिवोर्स के बाद बाओ शोमिंग शहर छोड़कर चला गया था। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो उन दोनों
दोनों को इतनी आसानी से खुद को लात मारकर दोबारा शादी नहीं करने देगा। आज बाओ फैमिली के विला में बहुत चहल पहल थी। सॉन्ग याओजी ने यनलिन को रिपोर्ट दी कि लियू फैमिली के लोग भी बाओ फैमिली के घर गए हैं। ये सुनकर यनलिन फ्रेंच विंडो के पास गई और काफी देर तक चुप रही। सॉन्ग याओजी ने सिर उठाकर उसकी पीठ को देखा। वो सच में बहुत ही अकेली और उदास लग रही थी। सोचने वाली बात है, मिस्टर बाओ शोमिंग के घर पर अभी सब लोग हंसी मजाक कर रहे होंगे और सिर्फ उनकी बॉस यनलिन को ही वहां से बाहर निकाल दिया गया है। ये सोचकर सच में बहुत बुरा लग रहा था। बॉस यनलिन, क्या हमें भी वहां जाकर देखना चाहिए? यनलिन पलटी और उसने उसे एक नजर देखा। तुम्हें लगता है कि वो लोग मेरा वेलकम करेंगे? सॉन्ग याओजी ने कहा, वो तो बिल्कुल नहीं करेंगे। उसने अपनी नाक खुजाते हुए कहा, पर बॉस, वो फैमिली गेट टुगेदर आपके बिना पूरा कैसे हो सकता है? और वैसे भी मुझे लगता है कि मिस्टर बाओ शॉमिंग अब सच में मूव ऑन कर चुके हैं। वो आपके साथ शांति से रहना चाहते हैं। यानलिन ने कुछ नहीं कहा। कुछ सेकंड्स चुप रहने के बाद उसने पूछा, क्या वो लोग अभी तक गए नहीं हैं? सॉन्ग याओजी ने सिर उठाया और ना में सिर हिलाते हुए बोली, मैंने सुना है कि बाओ फैमिली के नौकर बहुत सारा सामान खरीदने बाहर गए थे। मुझे लगता है कि वो लोग आज रात मिस्टर बाओ शाओमिंग के घर पर ही डिनर करेंगे। यानलिन ने अपनी कलाई उठाई और टाइम देखा। अभी शाम के 4 बज रहे थे। दोपहर की सारी मीटिंग्स कल सुबह के लिए पोस्टपोन कर दो। सॉन्ग याओजी ने सिर हिलाया, ठीक है बॉस। लेकिन जैसे ही वो दोनों ऑफिस से बाहर निकले, उनका सामना एलिवेटर से बाहर आते लिन जी से हुआ। वो आज बहुत ही हैंडसम लग रहा था। साफ दिख रहा था कि उसने बहुत सजना संवरना किया है। उन दोनों को बाहर आते देख उसने अपने सनग्लासेस उतारे और खुशी खुशी आगे बढ़कर यानलिन का हाथ पकड़ लिया। यानलिन, मैंने एक रेस्टोरेंट बुक किया है। आज रात तुम मुझे किसी भी हालत में डिच नहीं कर सकती। सॉन्ग याओजी ने उन दोनों को देखा और आधा कदम पीछे हट गई। यानलिन ने उसे एक नजर देखा। आज रात मुझे कुछ काम है। लिन ही ये सुनकर थोड़ा उदास हो गया। मुझे नहीं पता, चाहे तुम्हें कोई भी काम हो, तुम मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। यानलिन ने उसे कुछ सेकंड्स तक देखा और फिर धीरे से हंसते हुए बोली, तुम श्योर हो? सॉन्ग याओजी को अचानक कुछ बुरा होने का एहसास हुआ। वो उसे वॉर्न करने से खुद को रोक नहीं पाई। लिन ही ने तुरंत गुस्से में उसकी तरफ देखा। क्यों असिस्टेंट सॉन्ग, क्या तुम नहीं चाहती कि मैं तुम लोगों के साथ जाऊं? सॉन्ग याओजी एकदम स्पीचलेस हो गई। वो बस उसे एक अजीब सी नजर से देखने लगी। यानलिन ने शांति से कहा, जैसी तुम्हारी मर्जी। लिन ये सुनकर तुरंत खुश हो गया और मुस्कुराने लगा। ठीक है, लेकिन जब वो उस जगह पहुंचे तो लिन यी को लगा कि ये यानलिन का घर है। वो भी एक्साइट होने ही वाला था कि तभी उसकी नजर दरवाजे पर लगी बाओ फैमिली के नेम प्लेट पर पड़ी। लिन यी के चेहरे की मुस्कान वहीं जम गई। यानलिन? तभी यानलिन ने उसे एक नजर देखा, गाड़ी का दरवाजा खोला और बाहर निकल गई। मेरे एक्स हस्बैंड का घर है। लिन यी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि वो उसे अपने एक्स हस्बैंड के घर लेकर आएगी। एक पल के लिए तो उसका दिमाग ही काम करना बंद कर गया। गाड़ी से उतर चुकी यानलिन को देखकर उसे भी मजबूरन गाड़ी से उतरना पड़ा। जब यानलिन और वो दोनों हॉल में पहुंचे तो वहां का वो खुशगवार माहौल एकदम से शांत हो गया। इस पल लिन यी को सच में बहुत पछतावा हो रहा था कि वो यहाँ क्यों आया। अगर उसे पहले पता होता तो वो असिस्टेंट सॉन्ग के साथ ही वापस लौट जाता। यानलिन को लिन यी की तरह कोई ऑकवर्डनेस फील नहीं हो रही थी। वो एकदम नॉर्मल लग रही थी। उल्टे लियू फैमिली के लोग उन दोनों को एक साथ कपल की तरह बाओ फैमिली के घर में आते देखकर हैरान थे। मैडम लियू और लियू चेंग का चेहरा तो गुस्से से काला पड़ गया था। लिन यी ने चुपके से लियू हस्बैंड और वाइफ के बिगड़े हुए चेहरे देखे तो उसके दिल में बेचैनी और पछतावा और भी बढ़ गया। उसने डरते हुए यानलिन के पीछे छुपने की कोशिश की, लेकिन यानलिन ने उसे सीधा खींचकर अपने पास खड़ा कर लिया। मॉम, डैड, ग्रैंडमा, ये लिनी है। लिनी ने तुरंत छुपकर उन्हें ग्रीट किया। हेलो ग्रैंडमा, हेलो अंकल आंटी, मैं लिनी हूँ, यानलिन का बॉयफ्रेंड। ग्रैंडमा ने अपनी नाराजगी इतनी साफ साफ नहीं दिखाई, लेकिन उनकी बातों में जरा भी नरमी नहीं थी। तुम्हारी उम्र जितनी बढ़ रही है, तुम्हारी पसंद उतनी ही गिरती जा रही है। क्या तुम अब खाने पीने में बिल्कुल भी नखरे नहीं करती? तुम सच में भूखी हो? लिनी के चेहरे के एक्सप्रेशंस एकदम से जम गए। उसने बहुत ही उदास होकर यानलिन की तरफ देखा। यानलिन की नजरें मुझ पर पड़ी। उसने देखा कि मैं उन दोनों को बड़ी शांति से देख रहा हूं और मेरे चेहरे पर कोई भी एक्स्ट्रा इमोशन नहीं था। उसकी आंखें थोड़ी उदास हो गईं। आपने बहुत अच्छा लड़का चुना था, लेकिन उसे मैं पसंद नहीं आई। वो किसकी बात कर रही थी, ये सब कुछ समझ आ गया था। लिनी बहुत ही ऑकवर्ड फील कर रहा था। वो सच में अब वहां से जाना चाहता था। वो अभी सोच ही रहा था कि क्या उसे पहले चले जाना चाहिए कि तभी मैं सोफा से खड़ा हो गया। मिस्टर लिन, बाओ फैमिली के घर में आपका स्वागत है। प्लीज बैठिए। मेरी बात सुनकर लिनी और भी ज्यादा स्पीचलेस हो गया। वो देखना चाहता था कि यानलिन का क्या रिएक्शन है, लेकिन यानलिन पहले ही आगे बढ़कर मेरी साइड में जाकर बैठ चुकी थी, तो उसे भी मजबूरन उसके पीछे जाना पड़ा। लेकिन सोफा पर अब बिल्कुल जगह नहीं बची थी। मैंने उसे अपनी जगह की तरफ इशारा करते हुए कहा, मिस्टर लिन प्लीज बैठिए। ये ठीक नहीं लगेगा। कोई बात नहीं, बैठ जाओ। मैं वैसे भी किचन में जाकर देखने वाला था कि तैयारी कैसी चल रही है। मेरे जाते ही लियू चेंग ने सीधा डांटना शुरू कर दिया। क्या तुम्हारे पास दिमाग नहीं है? तुम इसे यहाँ क्यों लाई हो? क्या तुम हमें जान से मारना चाहती हो? और तुम
तुम्हें यहाँ किसने बुलाया? तुम यहाँ क्या करने आए हो? यानलिन ने मेरी तरफ से अपनी नजरें हटाई। अगर आप लोग बाओ शोमिंग से मिलने आ सकते हैं तो मैं क्यों नहीं आ सकती? तभी मैडम लियू ने गुस्से से लिन यी की तरफ देखा। मिस्टर लिन, ये हमारी पहली मुलाकात है। तुम्हारा इस तरह बिना बुलाए मेरे बेटे के घर आ जाना, क्या ये थोड़ी बदतमीजी नहीं है? लिन यी तुरंत घबरा गया। उसे सच में नहीं पता था कि वो लोग बाओ फैमिली के घर आ रहे हैं। अगर उसे पहले पता होता तो वो किसी भी कीमत पर यहाँ नहीं आता। सॉरी, ये मेरी गलती है कि मैंने ठीक से नहीं सोचा। मैं तो बस यानलिन के साथ यूं ही आ गया था। मुझे नहीं पता था। मैडम लियू ने उसे जरा सी भी इज्जत नहीं दी। पहली बार किसी के घर आए हो और वो भी खाली हाथ। मैडम लियू की बातों से लिन यी का चेहरा शर्म से लाल हो गया और उसने ऑकवर्ड होकर अपना सिर झुका लिया। उसने चुपके से यानलिन की तरफ देखा ताकि वो उसे बचा ले। आपको उसे टारगेट करने की जरूरत नहीं है। उसे पहले से इस बारे में कुछ नहीं पता था। यानलिन को अपने फेवर में बोलते देख लिन यी की आंखें खुशी से लाल हो गई और वो लगातार हाँ में सिर हिलाने लगा। किचन में आंटी वैंग खुद को बोलने से रोक नहीं पाई। बड़ी मैडम के काम करने का तरीका दिन ब दिन और भी अजीब होता जा रहा है। वो इस आदमी को यहाँ कैसे ला सकती हैं? ये सच में बहुत गलत है। बाओ युनचुन जब घर लौटी और उसने उन लोगों को देखा तो उसका चेहरा एकदम से कोल्ड हो गया। लियू पति पत्नी ने भी बाओ युनचुन की नाराजगी देख ली थी, इसलिए उन्होंने सीधा उन दोनों को वहां से जाने के लिए कह दिया। लिन यी ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, तो मैं आप लोगों को और डिस्टर्ब नहीं करूंगा, मैं चलता हूं। आज के लिए सच में बहुत सॉरी। जब लिन यी बाओ फैमिली के घर से बाहर निकल गया तब मैडम लियू ने अपनी बेटी को एक नजर देखा और फिर बोली, तुम भी तुरंत यहाँ से दफा हो जाओ। इतना अच्छा दिन था और तुमने आकर सब कबाड़ा कर दिया। उन्हें बाओ शोमिंग को लेकर वैसे ही बहुत गिल्ट था। वो नहीं चाहते थे कि यान लिन की वजह से बाओ शोमिंग को फिर से कोई परेशानी हो। तभी किचन से एक आवाज आई, ग्रैंडमा, मैडम लियू, बॉस यान लिन, डिनर तैयार है, प्लीज आ जाइए। मैडम लियू ने यान लिन को घूर कर देखा और पलटकर चली गईं। उन्हें यान लिन की इस बेशर्मी पर थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। लियू चंग ने भी गुस्से में मुंह बनाया और बिना कोई भाव दिए बोले, मनहूसियत। यान लिन वहां से नहीं गई। लियू फैमिली की इज्जत का ख्याल रखते हुए बाओ युनचुन भी उसे सच में घर से बाहर नहीं निकाल पाई। डिनर के बाद सोंग याओजी ने यान लिन को बाओ फैमिली के घर से बाहर आते देखा तो उसने तुरंत गाड़ी का दरवाजा खोल दिया। बॉस यान लिन, उस लिन यी का मैटर तुम सॉल्व कर देना। सोंग याओजी चौंक गई। उसने सिर उठाकर रियर व्यू मिरर में देखा। सॉल्व करना है? उसे जो कंडीशन चाहिए वो मांग सकता है। सोंग याओजी को उसके इस डिसीजन पर कोई खास हैरानी नहीं हुई। लेकिन बॉस यान लिन, क्या आपने पहले नहीं कहा था कि आप मिस्टर लिन के साथ रिलेशनशिप को लेकर सीरियस हैं? मैं सीरियस होना चाहती थी, लेकिन इंसान ही गलत था तो मैं सीरियस कैसे हो पाती? ये कैसी धोखेबाज लड़की वाली बात थी। बॉस, क्या आपको मिस्टर बाओ शोमिंग वापस पाना चाहती हैं? आपको क्या लगता है? सोंग लेवजी थोड़ी स्पीचलेस हो गई। मैं तो आपको सपोर्ट ही करूंगी, लेकिन आप अभी अभी एक रिलेशनशिप से बाहर आई हैं। मुझे डर है कि मिस्टर बाओ शोमिंग को इस बात से कोई प्रॉब्लम ना हो। यान लिन ने अपने होठों को घुमाया, खिड़की के बाहर देखा और धीमी आवाज में बोली, मैं तो चाहती हूँ कि उसे इस बात से प्रॉब्लम हो। कम से कम मुझे पता तो चले कि उसे फर्क पड़ता है। कल रात यान लिन तुम्हारे घर आई थी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई ना? कल रात किचन में हुई उस छोटी सी बात को याद करके मैंने सिर हिला दिया। अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। वैसे तुम्हें पता है आज मुझे किसने कांटेक्ट किया था? सू युकिन, सीनियर सू। मैं चौंक गया। सीनियर सू? हाँ, एक बात है जो मैंने तुम्हें कभी नहीं बताई। तुम्हारे डिवोर्स के बारे में पता चलने के बाद सीनियर सू ने मुझे कांटेक्ट किया था। मैंने कहा कि मुझे नहीं पता, लेकिन फिर उसने जाकर युनचुन से भी पूछा। मैं तुम्हें पहले ही कहता था कि वो पक्का तुम्हें पसंद करती है, पर तुम मानते नहीं थे। अब तो यकीन हो गया ना? मुझे थोड़ा खोया हुआ देखकर चूचन ने हल्का सा खांसा और कहा, मैंने उसे बता दिया था कि तुम अभी कोई नया रिलेशनशिप नहीं चाहते, लेकिन उसने कहा कि वो बस एक दोस्त की तरह कांटेक्ट कर रही है। अब ये तो अच्छा नहीं लगता ना कि मैं उसे तुम्हारा नंबर ना दूं। हम बातें कर ही रहे थे कि मेरा फोन बज उठा। मैंने उसे निकाला और देखा, ये हाईचेंग का ही एक लोकल नंबर था। मुझे हल्का सा अंदाजा हो गया था कि कॉल करने वाली सू युकिंग ही है। हेलो हेलो बाओ शोमिंग। सू युकिंग की आवाज़ सुनकर मैं पूरी तरह से श्योर हो गया। जूनियर, क्या तुम आज रात फ्री हो? क्या हम साथ में डिनर कर सकते हैं? मैंने भी कुछ सेकंड्स चुप रहने के बाद कहा, हाँ मैं फ्री हूँ। ठीक है जूनियर, मैं तुम्हें थोड़ी देर में एड्रेस भेज दूंगी। मेरे फ़ोन काटने के बाद चूचन ने कहा, मैं शर्त लगाता हूँ कि सीनियर सू आज रात तुम्हें प्रपोज करेगी। तुम इतनी मुश्किलों के बाद सिंगल हुए हो, वो ये मौका कभी नहीं छोड़ेगी। मैंने कुछ नहीं कहा। मैंने फ़ोन जेब में रखा और मुड़कर खिड़की के बाहर देखने लगा। चूचन अभी भी बोल रहा था। इसे क्या कहते हैं, कॉलेज के दिनों का पहला प्यार कभी भुलाया नहीं जाता है ना। तय किए गए टाइम पर चूचन ने रेस्टोरेंट के नीचे गाड़ी खड़ी कर दी। ठीक है, तुम जल्दी से ऊपर जाओ, मैं गाड़ी में तुम्हारा इंतजार करूंगा। मैंने सिर उठाकर उसे देखा। क्या तुम मेरे साथ नहीं आ रहे हो? प्लीज यार, सीनियर सू तुम्हें प्रपोज करने वाली है। अगर मैं तुम्हारे साथ ऊपर आ गया तो ये कैसा लगेगा? मैं थोड़ा स्पीचलेस हो गया। मैंने अपनी सीट बेल्ट खोली और गाड़ी से उतर गया। पास ही खड़ी एक गाड़ी में लिन यही बैठा हुआ था। उसे कुछ देर पहले ही सोंग याओजी का कॉल आया था। यान लिन सच में उसके साथ ब्रेकअप करना चाहती थी और उसने ये भी कहा था कि उसे जो भी शर्त माननी है वो बेझिझक बोल सकता है। जाहिर है वो इतनी आसानी से और बिना किसी वजह से खुद को ऐसे डंप नहीं होने देना चाहता था। उसने मुझे एक रेस्टोरेंट में जाते हुए देखा तो उसने तुरंत
तुरंत अपना फोन निकाला और सॉन्ग याओजी को कॉल किया। असिस्टेंट सॉन्ग, मैं यान लिन के साथ शांति से ब्रेकअप करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं अपनी कंडीशन उसके सामने पर्सनली रखना चाहता हूं, वरना मैं ब्रेकअप के लिए राजी नहीं हूं। मैं लिग रेस्टोरेंट में उसका इंतजार कर रहा हूं। सॉन्ग याओजी ने शांति से उसकी बात सुनी और फिर बोली, मिस्टर लिन, क्या आप बॉस यान लिन को धमका रहे हैं? मेरी बॉस यान लिन को धमकाने की हिम्मत कहाँ? मैं बस इसी रेस्टोरेंट में हूँ। तुम यान लिन को बता दो कि मैंने उसके एक्स हस्बैंड को किसी दूसरी औरत के साथ डेट पर देखा है। अब उसकी मर्जी वो आना चाहती है या नहीं। इतना कहकर उसने फोन काट दिया। पहले उसे लगा था कि यान लिन थोड़ा बहुत तो उसे पसंद करती होगी, लेकिन अब उसे समझ आ गया था कि ऐसा कुछ नहीं है। जब वो उसे पसंद ही नहीं करती थी तो उसने इतने बड़े लेवल पर उसके साथ डेट करने का नाटक क्यों किया और सबको क्यों बताया? लिन ये ने अपनी कैप और मास्क पहना, गाड़ी से उतरा और रेस्टोरेंट में चला गया। उसे डर था कि कहीं यान लिन सच में ना आ जाए, इसलिए उसने छुपकर एक फोटो खींची और उसे सॉन्ग याओजी को भेज दिया। फोटो मिलते ही सॉन्ग याओजी ने बिना देर किए उसे यान लिन को दिखा दिया। फोटो थोड़ी ब्लर थी, लेकिन वो दोनों पहचान गए कि फोटो में सच में बाओ शोमिंग ही था और उसके ठीक सामने एक औरत बैठी थी। बॉस यान लिन, क्या हमें जाना चाहिए? यान लिन ने फोटो को काफी देर तक घूरा। उसे ये आदमी कुछ जाना पहचाना लग रहा था। चलो जाकर देखते हैं। रेस्टोरेंट में मेरा मूड काफी रिलैक्स था क्योंकि सू यूकिंग ने मुझे प्रपोज नहीं किया था। इससे मुझे बहुत राहत मिली, वरना मुझे सच में नहीं पता था कि मैं उसे कैसे मना करता। युनशुआन ने मुझे बताया कि तुम वापस आ गए हो। मैं बहुत हैरान रह गई थी, इसलिए मैंने चू चेन से तुम्हारा नंबर मांग लिया। तो क्या अब तुम वापस जाओगे? मैंने सिर हिलाया। नहीं, अब कहीं नहीं जाऊंगा, यहीं रहूंगा। अब और कहां जा सकता हूं? सू यूकिंग भी मुस्कुरा दी। उसने मुझसे ये भी नहीं पूछा कि पास्ट में क्या हुआ था। इस फ्राइडे को हाइचेंग यूनिवर्सिटी की एनिवर्सरी पार्टी है। मुझे और युनशुआन दोनों को इनवाइट किया गया है। तुम भी हमारे साथ चलना। इस पार्टी में बहुत सारे हाई क्लास लोग आएंगे। अगर तुम उनसे पहले ही मिल लोगे तो तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, मैं अपनी दीदी के साथ आ जाऊंगा। सू यूकिंग बहुत ही प्यार से मुस्कुराई। खाना खा लो वरना ठंडा हो जाएगा। तभी पीछे से एक वेटर की आवाज आई, बॉस यान लिन, आप आ गई, प्लीज इधर आइए। मैंने बिना सोचे समझे सिर उठाकर देखा और मेरी नजरें सीधी यान लिन की नजरों से टकरा गईं। सू यूकिंग ने भी वो आवाज सुनी थी और बिना मुड़े ही वो समझ गई थी कि वेटर किसकी बात कर रहा है। उसने बहुत ही चिंता भरी नजरों से मुझे देखा। क्या हमें कोई दूसरा रेस्टोरेंट देख लेना चाहिए? मैंने सिर हिलाया, नहीं, रहने दीजिए सीनियर सू, इस रेस्टोरेंट का खाना काफी अच्छा है और डिशेस भी आ चुकी हैं। इन्हें ना खाना बर्बादी होगी। सू यूकिंग ने मुझे काफी देर तक देखा और जब उसने देखा कि मैं शांत हूं तब जाकर उसे थोड़ी तसल्ली हुई। ये तो अच्छी बात है, खाना खत्म करने के बाद मैं तुम्हें वापस छोड़ दूंगी। मैंने अपना जूस का ग्लास उठाया और एक घूंट पीकर कहा, इसकी जरूरत नहीं है, हम बात कर ही रहे थे कि मेरा फोन बज उठा। मैंने फोन उठाया और खिड़की के बाहर देखते हुए कहा, हेलो। मुझे अभी ऐसा लगा जैसे यान लिन भी वहीं अंदर गई है। क्या तुम्हारा उससे आमना सामना हुआ? मैंने धीमी आवाज में कहा। चू चैन बोला, डैम, तुम जहां भी जाते हो वो वहीं कैसे मिल जाती है? हाईचैंग शहर इतना छोटा कब से हो गया? या फिर शायद आज हमारा दिन ही खराब है। चू चैन की आखिरी बात सुनकर मुझे हंसी आ गई। शायद। बात करते हुए मैंने अपने सामने बैठी सू यूकिंग की तरफ देखा और कहा, चू चैन है, वो नीचे मेरा इंतजार कर रहा है। उसने भी खिड़की के बाहर देखा। तो वो तुम्हारे साथ ऊपर क्यों नहीं आया? उसे जल्दी से ऊपर बुला लो। आखिर में चू चैन ऊपर आ गया, लेकिन अंदर आते ही उसने यान लिन और लिन ई को देख लिया। लिन ई ने भी उसे देख लिया था और वो उसकी तरफ जाने ही वाला था। तभी यान लिन की तरफ से लिन ई की रोती हुई आवाज आई, हम ब्रेकअप कर रहे हैं। चू चैन उसकी आवाज सुनकर थोड़ा चौंक गया, लेकिन उसने पलटकर नहीं देखा, बल्कि सीधा उनके पीछे वाली एक खाली सीट पर जाकर छुप गया। अब जबकि तुम्हारा एक्स हस्बैंड वापस आ गया है और तुम्हारी फैमिली भी मुझे पसंद नहीं करती, तो हमें ब्रेकअप कर लेना चाहिए। इसलिए मैं पीछे हटने को तैयार हूं ताकि तुम्हारी फैमिली फिर से एक हो सके। यान लिन ने कुछ नहीं कहा, वो बस उसे शांति से नाटक करते हुए देखती रही। लेकिन लिन ई हार मानने को तैयार नहीं था। वो यान लिन के थोड़ा और करीब गया और धीमी आवाज में बोला, तुम मेरे साथ इसलिए तो नहीं थी क्योंकि मैं तुम्हारे एक्स हस्बैंड जैसा हूं। यान लिन ने उसकी तरफ नहीं देखा। तुम्हारी जो भी कंडीशन है तुम सॉन्ग जाओजी को बता सकते हो, बस वो कुछ ज्यादा अजीब नहीं होनी चाहिए। ये यान लिन की तरफ से उसे ब्रेकअप के बाद मिलने वाला कॉम्पनसेशन था। ये सुनकर लिन ई थोड़ा और उदास हो गया, लेकिन मैं सच में तुमसे प्यार करता हूं। यान लिन ने उसकी तरफ नहीं देखा। चाहे तुम सच बोल रहे हो या झूठ, तुम्हारी जिंदगी और तुम्हारे सपनों से ज्यादा जरूरी मेरे लिए कुछ नहीं है। लिन ई ने उसे देखा, तो क्या हम आगे दोस्त बनकर रह सकते हैं? नहीं। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो तुम सॉन्ग जाओजी से कांटेक्ट कर सकते हो। ये एक तरह का प्रॉमिस था और लिन ई को बस इसी प्रॉमिस की जरूरत थी। अगर पहले उसके मन में कोई गलतफहमी थी भी तो बाओ फैमिली के घर जाने के बाद उसने अपने सारे प्लान्स कैंसिल कर दिए थे। बॉस यान लिन, क्या कल आपको पहले से पता था कि आपके पेरेंट्स भी वहां होंगे और आप मुझे जानबूझकर अपने एक्स हस्बैंड के घर लेकर गई थी? यान लिन मुस्कुरा दी, तुम बहुत स्मार्ट हो। पर लिन ई को अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। लेकिन आपके ऐसा करने की वजह क्या थी? जब आपके दिल में अभी भी आपका एक्स हस्बैंड है और आप उसके साथ वापस रिश्ता जोड़ना चाहती हैं, तो आपको उसके सामने और भी ज्यादा लॉयल और प्यार करने वाला बर्ताव करना चाहिए था। तुम्हें समझने की जरूरत नहीं है, अब तुम जा सकते हो।
लिन ये समझ गया कि आज उसका ये नाटक खत्म हो गया है। इतना कहकर वो खड़ा हो गया, अब हम कभी नहीं मिलेंगे। मेरे पेरेंट्स ने कहा है कि वो नहीं चाहते कि मैं किसी अमीर घर का दामाद बनूं, तो हम यही मान लेते हैं कि हमारी किस्मत में एक साथ होना नहीं लिखा था। पास ही बैठकर छुपकर बातें सुन रहा चू चैन एकदम हैरान रह गया। वो अपनी पीठ झुकाकर बहुत ही सावधानी से आगे की तरफ खिसका। मैंने उसे एक चूहे की तरह छुपकर आते देखा। तुम क्या कर रहे हो? चू चैन ने तुरंत मेरी तरफ उंगली उठाकर मुझे चुप रहने का इशारा किया। सुयुकिंग भी उसे बड़ी हैरानी से देखने लगी। चू चैन ने उसे हाथ हिलाकर हेलो कहा और मुझे अंदर की तरफ धकेल दिया। कुछ नहीं, उम्मीद है कि मेरे यहाँ आने से आप दोनों डिस्टर्ब नहीं हुए होंगे। मैंने मुस्कुराती हुई सुयुकिंग की तरफ एक नजर देखा। तुम क्या बकवास कर रहे हो? मैं और सीनियर सू कुछ इंपॉर्टेंट बात कर रहे थे। इंपॉर्टेंट बात मतलब कोई प्रपोज वगैरह नहीं हुआ? चू चैन ने पलटकर सुयुकिंग की तरफ देखा, जैसे वो अपनी आंखों से पूछ रहा हो, तुमने प्रपोज क्यों नहीं किया? उसकी उन बेताब नजरों को देखकर सुयुकिंग बस प्यार से मुस्कुरा दी। वो कभी भी जल्दबाजी करने वालों में से नहीं थी, वरना वो कॉलेज के दिनों में भी चुप नहीं रहती। उसने अपनी आंखें बंद की और अपने दिल की बात नहीं बोली। जूनियर, तुम क्या खाना पसंद करोगे? चू चैन ने मेन्यू देखा और सिर हिलाया। नहीं, मैं बस यही खा लूंगा। तुम लोग अपनी बातें कंटिन्यू रखो, मेरी परवाह मत करो। हम लोगों ने कुछ देर और ऐसे ही बातें की और फिर वहां से जाने का फैसला किया। येनलिन की टेबल के पास से गुजरते हुए मैंने बस सिर हिलाकर उसे एक हल्की सी ग्रीटिंग दी। सुयुकिंग ने भी ऐसा ही किया और येनलिन को ग्रीट किया। चू चैन काफी देर तक येनलिन को घूरता रहा और फिर उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे एलिवेटर की तरफ खींच ले गया। सुयुकिंग हम दोनों को जाते हुए देखकर हमारे पीछे आने ही वाली थी कि तभी उसके कानों में येनलिन की ठंडी आवाज गूंजी। सू फैमिली ने पिछले 2 सालों में काफी तरक्की की है, तो शायद सुयुकिंग के पास याद रखने के लिए और भी कई जरूरी चीजें हैं। क्या तुम मेरी वो पुरानी वार्निंग भूल गई हो? सुयुकिंग ने पलटकर उसकी तरफ देखा। बॉस येनलिन, मुझे नहीं लगता कि मैं आपकी कोई वार्निंग भूली हूं। सच कहूं तो सुयुकिंग ने सच में उसकी बात मानी थी। उस बार वाले इंसिडेंट के बाद उसने मुझसे कोई कांटेक्ट नहीं रखा था। बॉस येनलिन, अब आप उनकी पत्नी नहीं हैं। हम दोनों का एक नॉर्मल लड़के लड़की की तरह मिलना जुलना, इसके लिए मुझे आपकी परमिशन की जरूरत नहीं है। येनलिन ने अपनी आंखें सिकोड़ी और सुयुकिंग को घूरते हुए एक अजीब सी हंसी हंसी। सुयुकिंग ने बहुत ही अच्छे तरीके से सिर हिलाकर कहा, बॉस येनलिन, आप अपना खाना एंजॉय कीजिए, हम चलते हैं। सोंग याओजी ने हम सबको वहां से जाते हुए देखा और फिर गाड़ी का दरवाजा खोलकर रेस्टोरेंट के अंदर गई। हम तीनों ने रेस्टोरेंट के दरवाजे पर एक दूसरे को बाय कहा और अलग हो गए। सुयुकिंग के बर्ताव में कुछ भी अजीब नहीं था। गाड़ी में बैठने के बाद चूचैन ने कहा, जब मैं आ रहा था तो मैंने देखा कि लिन यी ने येनलिन के साथ ब्रेकअप कर लिया है। उसने कहा कि उसकी फैमिली उसे किसी के घर का दामाद नहीं बनने देगी। तुम श्योर हो? मैंने पूछा। ये बात मेरे के सच में हैरानी वाली थी। मुझे नहीं लगता था कि लिन यी अपने पेरेंट्स की बात मानने वाला इंसान है और साफ दिख रहा था कि वो बहुत एम्बिशियस है। तो फिर वो इतनी आसानी से ब्रेकअप कैसे कर सकता है? हाँ, मैं बिल्कुल श्योर हूँ। यानलिन का चेहरा उस वक्त बहुत खराब लग रहा था और वो लिंगाई भी बहुत फूट फूट कर रो रहा था। दूसरों की बातों से हमें क्या लेना देना? चूचन ने मुड़कर मुझे देखा। तुम सच में बहुत सीधे हो। सीनियर सू ने आज रात सच में तुम्हें अपने दिल की बात नहीं बताई? मैंने सिर हिलाया। मैं कोई पागल थोड़ी ही हूँ। मुझे पता है कि सुयुकिंग मेरे बारे में क्या सोचती है। बस जब तक वो खुद सामने से कुछ नहीं कहती, मैं भी चुप ही रहूंगा ताकि हमारी दोस्ती बनी रहे। चूचन बोला, सू फैमिली का बिजनेस भी इन 2 सालों में काफी ऊपर गया है। क्या तुम सच में इस रिश्ते के बारे में थोड़ा भी नहीं सोचोगे? और वैसे भी मैंने सीनियर सू के बारे में कभी कोई गलत खबर नहीं सुनी है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो सिर्फ तुम्हारे लिए ही सिंगल है? क्या वो तुमसे कुछ ज्यादा ही प्यार नहीं करती? तुम्हें इसे लेकर कोई बर्डन फील करने की जरूरत नहीं है। एक वक्त था जब तुम यानलिन के लिए पागल थे और तुमने किसी की नहीं सुनी थी। अगर हम उस हिसाब से देखें तो सुयुकिंग भी तुम्हें बहुत सालों से पसंद करती है और उसका प्यार तुम्हारे प्यार से कम नहीं है। मैंने अपना सिर पकड़ लिया और उसे खिड़की पर टिकाते हुए कहा, मेरे बाप, क्या तुम थोड़ी देर चुप रहोगे? चूचन ने कंधे उचकाए। मुझे बाओ फैमिली के घर छोड़ने के बाद वो अपनी गाड़ी लेकर चला गया। घर वापस आने के बाद मैं सोफा पर बैठ गया। मेरा फोन वाइब्रेट हुआ। मैंने उसे उठाकर देखा तो वो सुयुकिंग का मैसेज था। उसने पूछा था कि क्या मैं सेफली घर पहुंच गया हूं। मैंने उसे रिप्लाई किया और मैं फोन रखने ही वाला था कि तभी एक और कॉल आ गई। ये यानलिन थी। मैंने काफी देर तक स्क्रीन को घोरा और फिर कॉल उठा ली। तुम अभी तो वापस आए हो और तुमने सुयुकिंग से मिलना जुलना भी शुरू कर दिया। मैं किससे मिलता हूँ ये मेरी मर्जी है, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। वो सुयुकिंग तुम्हें पसंद करती है, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता? तो क्या हुआ? तो फिर तुम उसके साथ डेट पर क्यों गए? मैं किसके साथ डेट पर जाता हूँ ये मेरी पर्सनल लाइफ है, तुम्हें इससे क्या मतलब? इतना कहकर मैंने यानलिन के कुछ भी बोलने से पहले फोन काट दिया। फ्राइडे को मुझे सुयुकिंग की कॉल आई। जूनियर, क्या आप और बॉस बाओ रास्ते में हैं? हम बस पहुंचने ही वाले हैं। मेरी बड़ी दीदी बाओ युनशुआन ने मुझे फोन रखते हुए देखकर पूछा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि सुयुकिंग तुम्हें पसंद करती है? क्या तुम्हें भी ऐसा लगता है? मैंने सिर हिलाया। मुझे पता है, लेकिन अभी मैं कोई नया रिलेशनशिप शुरू नहीं करना चाहता। मेरे पास आप लोग हैं और ये मेरे लिए काफी हैं। एक रिलेशनशिप में बहुत जिम्मेदारियां होती हैं और मैं सच में अब किसी भी नए रिश्ते का बोझ नहीं उठाना चाहता। इसी बीच हमारी गाड़ी हाइचिंग यूनिवर्सिटी पहुंच गई। मैंने सिर उठाया तो मुझे सुयुकिंग खड़ी दिखाई दी। सीनियर सू, क्या आप काफी देर से इंतजार कर रही हैं?
सुयू किंग ने हम दोनों को देखकर सिर हिलाया और ग्रीट किया। बॉस बाओ जूनियर, मुझे ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा, मैं भी अभी आई हूँ, चलिए अंदर चलते हैं। ठीक है, हम तीनों एक साथ अंदर गए। एनिवर्सरी पार्टी कैंपस के सबसे बड़े कॉन्फ्रेंस रूम में रखी गई थी। ये नई बिल्डिंग है ना? मुझे याद है जब हम पढ़ते थे तब ये यहाँ नहीं थी। बाओ युनश्वान ने सिर हिलाया। हाँ, ये लियू कंपनी ने डोनेट की है। उनकी बात पूरी होते ही आगे से थोड़ा शोर शराबा सुनाई दी। बॉस यानलिन आ गई हैं। हमने भी आवाज सुनी और मुड़कर देखा। यानलिन के आते ही बहुत से लोग उसके आसपास इकट्ठा हो गए थे। कुछ लोगों से मिलने के बाद उसने हमारी तरफ देखा। उसने देखा कि सुयू किंग किसी बॉडीगार्ड की तरह मेरे पास खड़ी है। मैंने उसकी नजरों को महसूस किया और अपनी नजरें वहां से हटा लीं। ठीक उसी वक्त कोई बाओ युनश्वान से बात करने आ गया तो वो थोड़ी दूर चली गई। अब वहां सिर्फ मैं और सुयू किंग बचे थे और हम एक परफेक्ट कपल की तरह लग रहे थे। सुयू किंग ने दूर से ही यानलिन को सिर हिलाकर ग्रीट किया और फिर मुझसे धीमी आवाज में कहा, चलो मैं तुम्हें कुछ लोगों से मिलवाती हूँ। मैंने बिना सोचे समझे अपना सिर उसके करीब किया क्योंकि सुयू किंग की आवाज काफी धीमी थी। उसकी बात सुनने के बाद मैंने सिर हिलाया। ठीक है, हम दोनों वहां से एक साथ चले गए। हमें एक परफेक्ट कपल की तरह साथ जाते देखकर यानलिन की आंखें थोड़ी गहरी हो गईं। सुयू किंग ने मुझे बहुत से जरूरी लोगों से मिलवाया और मैंने उन सब के नाम अच्छे से याद कर लिए। मुझे ये भी अच्छे से पता था कि वो लोग मुझसे इसीलिए बात कर रहे थे क्योंकि मैं बाओ फैमिली से हूँ और सबसे बड़ी बात, मैं यानलिन का एक्स हस्बैंड हूँ। बीच में सुयू किंग ने मुझे एक पानी का ग्लास दिया। मैंने आधा पानी पीने के बाद मुस्कुराते हुए उससे कहा, आज के लिए बहुत बहुत थैंक यू सीनियर सू। उसने कहा, हमारे बीच इतनी फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं है। मैंने उसे कुछ सेकंड्स तक देखा और फिर मुस्कुरा दिया। हम दोनों एक दूसरे को देखकर हंस रहे थे जो दूसरों की नजरों में काफी रोमांटिक लग रहा था। पता नहीं शिया राओ किंग और लिन शुएई कब आए थे, लेकिन अंदर आते ही उन्होंने मुझे देख लिया। सू युकिंग ने सिर उठाया और उन दोनों को अपनी तरफ आते देखा, खासकर लिन शुएई को। उसने धीमी आवाज में मुझे वॉर्न किया, जूनियर, कुछ लोग हमारी तरफ आ रहे हैं, शायद वो तुमसे मिलना चाहते हैं। मैंने पलटकर देखा। शिया राओ किंग ने बहुत ही पोलाइट तरीके से मुझे खुद ग्रीट किया। बाओ शोमिंग, बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई। मैंने उन दोनों को देखकर सिर हिलाया। हाँ, बहुत दिनों बाद, लेकिन बॉस शिया, आगे से आप मुझे मेरे नाम से बुला सकती हैं। शिया राओ किंग हंसी। मुझे आदत हो गई है, प्लीज बुरा मत मानना। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं। मेरी नजरें लिन शुई पर गईं। बहुत दिनों बाद मिलना हुआ। उसने भी मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ, लेकिन इतना भी वक्त नहीं बीता है। वैसे भी पहले हम लोग इतना नहीं मिलते थे। यानलिन जब भी अपनी फ्रेंड्स के साथ पार्टी करती थी तो वो मुझे कभी नहीं बुलाती थी। सिर्फ एक बार शादी रजिस्टर करने से एक रात पहले मुझे उसकी फ्रेंड का कॉल आया था। उसने कहा था कि यानलिन ने बहुत ज्यादा पी ली है। मैं यानलिन के लिए परेशान था, इसलिए मैं तुरंत वहां पहुंच गया। लेकिन वहां जाकर मुझे पता चला कि यानलिन ने शराब पी ही नहीं थी, वो बस मुझे बेवकूफ बना रही थी। वो पहली बार था जब मैं ऑफिशियल तौर पर उन लोगों से मिला था। 2 साल से ज्यादा वक्त बीत चुका था, लेकिन उनमें कुछ खास बदलाव नहीं आया था। लिन शुएई के अफेयर्स के चर्चे में कभी कभी सुनता रहता था। वो हमेशा की तरह लड़कियों के बीच घिरी रहती थी। लेकिन शा रो किंग के बारे में मैंने न्यूज़ में पढ़ा था कि उसकी सगाई हो गई है, और उसकी सगाई जिससे हुई थी उसे जानकर मैं सच में हैरान था। वो जियांग यूनियन थी। बात करते करते जियांग यूनियन वहां आ गई। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? उसने शा रो किंग का हाथ पकड़ा और बड़ी हैरानी से पूछा। जैसे ही उसने मुड़कर देखा, उसकी नजर मुझ पर पड़ी। वो कुछ सेकंड्स के लिए सुन्न रह गई। बाओ शोमिंग, मैंने उसे देखकर सिर हिलाया। हेलो बॉस जियांग। अरे इतनी फॉर्मेलिटी क्यों? मुझे मेरे नाम से ही बुलाओ। ये कहने के बाद उसने सू युकिंग की तरफ बड़ी हैरानी से देखा। बाओ शोमिंग, कहीं ये खूबसूरत लड़की तुम्हारी गर्लफ्रेंड तो नहीं है? मैं थोड़ा चौंक गया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो इतने सीधे तरीके से पूछेगी, इसलिए मेरे पास एक पल के लिए बोलने को कुछ नहीं था। सू युकिंग ने मुझे देखा। उसका चेहरा बहुत ही शांत और प्यार भरा लग रहा था। बॉस जियांग, हेलो, मैं सू फैमिली से सू युकिंग हूँ। जियांग यूनियन ने कहा, हेलो हेलो, सच कहूं तो तुम दोनों एक साथ बहुत अच्छे लगते हो। शा रो किंग ने अपने होंठ सिकोड़े। वो उसे चुप रहने और फालतू बातें ना करने के लिए बोलने ही वाली थी कि तभी अगले ही पल जियांग यूनियन ने बगल में खड़ी लिन शुई की तरफ देखा। लिन शुई, मुझे याद है कि पहले तुम्हें भी बाओ शोमिंग में काफी इंटरेस्ट था, है ना? उसकी ये बात सुनते ही वहां का माहौल एकदम शांत हो गया। सू युकिंग खुद को रोक नहीं पाई और उसने सीधा लिन शुई की तरफ देखा। शा रो किंग को भी अचानक कुछ याद आ गया। उसने अपनी फ्रेंड जियांग यूनियन की तरफ देखा, उसे खींचकर अपने पीछे किया और धीरे से वॉर्न किया, तुम ये क्या बकवास कर रही हो? जियांग यूनियन ने आसपास का वो अजीब सा माहौल देखा और अचानक बोली, मैंने क्या गलत कहा? मैं भी थोड़ा ऑकवर्ड फील कर रहा था। कोई कुछ नहीं बोल रहा था। तब शा रो किंग ने जियांग यूनियन का बचाव करते हुए कहा, उसकी बातों पर ध्यान मत दो, वो बस बकवास कर रही है। क्या बकवास हो रही है? अचानक पीछे से यान लिन की आवाज आई। साफ था कि उसने अभी जियांग यूनियन की सारी बातें सुन ली थीं। शा रो किंग का चेहरा बदल गया। उसने मुड़कर उसकी तरफ देखा। यान लिन,
जियांग यूनियन ने यानलिन को देखकर हाथ हिलाया। यानलिन ने पहले लिन शुई की तरफ देखा और फिर मेरे पास खड़ी सू युकिंग को देखा। ये दोनों सच में बहुत खटक रही है। मैंने उसकी नज़रों को महसूस किया और बोला, सीनियर सू, चलो हम दीदी को ढूंढते हैं। मैंने उन्हें काफ़ी देर से नहीं देखा है। मैंने उन सबको देखकर सिर हिलाया और फिर वहां से चला गया। सू युकिंग मेरे पीछे पीछे आ रही थी। यानलिन ने मुझे नहीं रोका। जब तक मैं और सू युकिंग उसकी नज़रों से ओझल नहीं हो गए, वो हमें देखती रही। फिर उसने अपने सामने खड़े लोगों को देखा। तुम लोग बहुत वेले हो क्या? जियांग यूनियन शा रोकिंग के पीछे छुप गई। शा रोकिंग ने धीरे से खांसा, ये कुछ भी बोल देती है, तुम गुस्सा मत होना। यानलिन ने जियांग यूनियन की तरफ देखा। तुम श्योर हो कि उसने ये जानबूझकर नहीं कहा? जियांग यूनियन मुस्कुरा दी। यानलिन बोली, वो सच में जानबूझकर बोल रही थी। उसके जैसी चालाक लड़की ऐसी गलती कैसे कर सकती है? शा रोकिंग अपनी इस आफत से सच में परेशान थी। तुम मेरे साथ यहाँ आओ। ए आफत, तुम्हें बस तमाशा देखने में मजा आता है ना? यानलिन ने लिन शुए की तरफ देखा और वो भी मुड़कर जाने लगी, लेकिन लिन शुए ने उसे रोक लिया। मेरे पास ईटो कैन की कुछ न्यूज़ है। अगर मैं उसे वापस लाकर उसकी देखभाल करूं तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? ये तुम्हारा प्रॉब्लम है, लेकिन वो इस हैचिंग शहर में कदम भी नहीं रख सकता। अगर तुम्हारी इस बेवकूफ़ी की वजह से बाओ शोमिंग को जरा सी भी ठेस पहुंची तो लिन शुए, ना सिर्फ हमारी दोस्ती खत्म हो जाएगी बल्कि मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगी। इतना कहकर वो वहां से चली गई। लिन शुए बस शांति से उसे जाते हुए देखती रही। सू युकिंग को उसकी फ्रेंड्स ने कुछ देर के लिए बुला लिया था। मैंने बैठने के लिए एक जगह ढूंढी। मैं थोड़ा आराम करना चाहता था। मैंने चारों तरफ देखा पर मुझे बाओ युन स्वैन कहीं दिखाई नहीं दी। मैं बैठा ही था और टेबल पर रखा पानी का ग्लास उठाने ही वाला था कि तभी किसी ने अचानक मेरी कलाई पकड़ ली। मैंने सिर उठाकर उसे देखा। तुम ये क्या कर रही हो? मेरा हाथ छोड़ो। यानलिन ने मेरा हाथ नहीं छोड़ा। वो मुझे घूरते हुए बोली, तुम्हें अभी भी बाहर की चीजें पीने की आदत है क्या? तुम्हें कभी अक्ल नहीं आएगी? उसकी इस बात ने मेरी एक बहुत ही बुरी याद ताज़ा कर दी। उसकी बात सुनकर मुझे समझ आ गया कि वो क्या कहना चाहती है। मैंने अपना हाथ छुड़ाया और हल्के से कहा, सीनियर सू कोई बाहर वाली नहीं है। यानलिन में एक हल्की सी हंसी हंसी। तो फिर वो तुम्हारी क्या लगती है? तुम्हारी गर्लफ्रेंड है क्या? हाँ है। इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। मेरी पर्सनल लाइफ में दखल देने का तुम्हें कोई हक नहीं है। इतना कहकर मैं खड़ा हुआ और जाने लगा, लेकिन उसने फिर से मेरी कलाई पकड़ ली और मुझे जबरदस्ती अपने साथ खींच कर ले जाने लगी। यानलिन, तुम क्या कर रही हो? इस सीन ने आसपास खड़े बहुत से लोगों का ध्यान हमारी तरफ खींच लिया, लेकिन किसी की भी आगे बढ़कर कुछ पूछने की हिम्मत नहीं हुई। सू युकिंग ने शायद मेरी आवाज सुन ली थी। उसने मुड़कर देखा पर उसे मैं कहीं दिखाई नहीं दिया। वो मुझे ढूंढने जाने ही वाली थी कि तभी उसकी फ्रेंड ने उसका हाथ पकड़ लिया। तुम कहाँ जा रही हो? बाद में बात करते हैं। मैं अपने एक दोस्त को ढूंढने जा रही हूँ। तुम यानलिन के एक्स हस्बैंड को ढूंढने जा रही हो ना? सू युकिंग ने पलटकर उसे देखा। अभी वो दोनों एक साथ गए हैं। वो दोनों आखिर एक्स हस्बैंड और वाइफ हैं। तुम वहां किस हक से जाओगी? तुम्हारा वहां जाना बिल्कुल भी सही नहीं लगेगा। इस बात ने सच में सू युकिंग को रोक दिया, क्योंकि उसकी फ्रेंड सही कह रही थी। आखिर वो किस हक से वहां जा सकती थी? यानलिन मुझे एक कोने में खींच ले गई। उसने मुझे दीवार से सटा दिया और मेरा चेहरा ऊपर उठाया। मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ कि तुम क्या करना चाहते हो? उसके इस तरह पूछने से मैं थोड़ा घबरा गया। मैंने क्या किया? आज क्या है? हैचिंग यूनिवर्सिटी की एनिवर्सरी पार्टी। तो इसमें क्या हुआ? तो तुम्हें पता है कि आज यहाँ कैसे कैसे लोग आए हैं, फिर भी तुम्हें उस सू युकिंग के साथ चिपकने की इतनी जल्दी क्यों है? मैंने गहरी सांस ली और अपनी आवाज को जितना हो सके शांत रखते हुए कहा, मैं और सीनियर सू सिर्फ दोस्त हैं, और वैसे भी मैं यहाँ अपनी बड़ी दीदी के साथ आया हूँ। तो फिर वो सू युकिंग क्या है? तुम्हारी बॉडीगार्ड या तुम्हारा पालतू कुत्ता? मेरा चेहरा गुस्से से लाल हो गया। यानलिन, तमीज से बात करो। यानलिन ने कुछ नहीं कहा। वो बस मुझे अपनी गहरी नजरों से घूरती रही और अचानक उसने मेरे होंठों पर किस कर लिया। मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। मैंने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसने मुझे कसकर पकड़ रखा था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? यानलिन पहले धीरे धीरे सब कुछ ठीक करना चाहती थी, लेकिन मेरा बर्ताव बहुत ज्यादा ठंडा था और वो मेरे साथ तभी तक सब्र से काम ले सकती थी जब तक मेरे आसपास कोई और मंडरा न रहा हो। यानलिन बहुत डीपली किस कर रही थी। मैं अपने हाथों से लगातार उसे पीछे धकेलने की कोशिश कर रहा था। 5 मिनट बाद मेरे होंठ लाल हो चुके थे और मैं उसे गुस्से से घूर रहा था। मुझे छोड़ो, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मैंने खुद को छुड़ाने की बहुत कोशिश की, पर उसने मुझे हिलने भी नहीं दिया। मुझे किस करने के बाद उसका मूड काफी अच्छा लग रहा था। मुझसे दोबारा शादी कर लो। मैं उसकी इस बेशर्मी पर बहुत गुस्से में था। अगर दुनिया की सारी औरतें मर भी जाएं तब भी मैं तुम जैसी घटिया इंसान से दोबारा शादी नहीं करूंगा। मुझे छोड़ो, क्या तुमने सुना नहीं? यानलिन मुझे गुस्से में तमतमाता देखकर और भी ज्यादा अट्रैक्ट हो रही थी। प्लीज बस मुझे एक बार और किस करने दो, फिर मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। यानलिन, मुझे गालियां देने पर मजबूर मत करो, उसने बहुत ही मजे लेते हुए कहा। ठीक है, एक गाली देकर दिखाओ, मैं भी तो सुनूं। मैंने कुछ नहीं कहा। मैं बस अपनी लाल आंखों से उसे घूरता कहा, लेकिन यानलिन ने उसे पूरी तरह इग्नोर कर दिया। अगर तुम गाली नहीं दोगी तो मैं फिर से शुरू कर दूं। फिर से क्या शुरू करोगी? जाहिर है, जो मैं अभी कर रही थी। मैं जोर से खुद को छुड़ाने लगा, लेकिन मेरी सच में चिल्लाने की हिम्मत नहीं हुई। हिलना बंद करो। मैं यानलिन की बात क्यों सुनता? यानलिन ने धीमी आवाज में खांसा। वो भी काफी हैरान थी। हिलना बंद करो, मुझे थोड़ा सांस लेने दो। मैं गुस्से से हाँफ रहा था। तुम जानवर हो क्या? यानलिन के लिए ये बहुत अजीब था कि वो थोड़ी शर्मिंदा हुई। तुम्हें मुझे समझना चाहिए, आखिर हम 2 साल से ज्यादा वक्त के बाद मिले हैं, है ना? मैंने अपना सिर दूसरी तरफ कर लिया। मैं उसे नहीं देखना चाहता था और मैं उसकी इस बात पर बिल्कुल यकीन नहीं करने वाला था। ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, मुझे छोड़ो।
क्या तुमने सुना नहीं? क्या तुम मुझे इसी हालत में बाहर भेजना चाहती हो? यानलिन ने बड़ी ही चालाकी से अपने होठों को चाटा। तुम्हें यही मिलना चाहिए था। हाँ बिल्कुल, मैं इसी लायक हूँ। क्या तुम मेरी मदद करोगी? इतना कहकर यानलिन मुझे दोबारा किस करने के लिए आगे आई। जल्दी से मुझे छोड़ो। तभी बाहर से एक जानी पहचानी आवाज आई, मुझे जल्दी छोड़ो। मेरी बात खत्म होते ही वो इंसान भी वहां पहुंच गया। ये शिया रुकचिंग थी। शिया रुकचिंग ने यानलिन और मुझे एक साथ गले मिलते हुए देखा तो वो बिना पीछे देखे तेजी से वहां से भाग गई, जैसे उसे कोई जरूरी काम याद आ गया हो। उसने तो मुझे डरा ही दिया था। डैम! मैं यानलिन को डांटने ही वाला था कि तभी मेरा फोन बज उठा। ये चूचैन था। बाओ शोमिंग, पार्टी खत्म होने वाली है, तुम कहाँ हो? तुम मुझे कहीं दिखाई क्यों नहीं दे रहे? मैं अभी सुयू चिंग से मिला था, उसने बताया कि तुम यानलिन के साथ कहीं गए हो। ये सब क्या चक्कर है? मैंने मैसेज देखने के बाद उसे एक वॉइस नोट भेजा। रास्ते में मुझे यानलिन मिल गई थी, मैं बस थोड़ी देर में आ रहा हूँ। चू चेन ने वो रिकॉर्डिंग सुनी और फिर सू युकिंग की तरफ काफी देर तक देखता रहा। सीनियर सू, क्या तुम सच में बाओ शॉमिंग को पसंद करती हो? सू युकिंग ने पूछा। तो तुम्हें क्या लगता है, क्या मेरे पास कोई चांस है? चू चेन बोला, चांस तो बहुत कम है। इसलिए नहीं कि तुम अच्छी नहीं हो, बल्कि इसलिए क्योंकि बाओ शॉमिंग अभी कोई नया रिलेशनशिप शुरू नहीं करना चाहता। इसलिए मुझे लगता है कि तुम्हारे लिए ये बहुत मुश्किल होगा। सू युकिंग ने ये सुनकर बस एक हल्की सी मुस्कान दी। मुझे पता है कि मैं उसे पसंद करती हूँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मुझे हर हाल में उसके साथ रिलेशनशिप में ही आना है। एक दोस्त की तरह रहना भी अच्छा है। मैं उसे किसी भी तरह का मेंटल बर्डन नहीं देना चाहती। टेंशन मत लो, मुझे लगता है कि तुम बाओ शॉमिंग के लिए एकदम परफेक्ट हो। चू चेन ने उसके कंधे पर हाथ रखा। ऑल द बेस्ट, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। अगली सुबह बाओ कंपनी में अचानक से बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई और बाओ युन स्वान पूरी रात घर वापस नहीं आई। जब मैंने सुबह न्यूज देखी तो पता चला कि बाओ कंपनी पर टैक्स चोरी का इल्जाम लगा है, और सबसे बड़ी बात ये थी कि शिकायत करने वाला कोई और नहीं बल्कि बाओ ग्रुप का फाइनेंस डायरेक्टर खुद था। जब मैंने ये न्यूज देखी तो मेरे हाथ से कटोरी छूटकर जमीन पर गिर गई। आंटी वांग ने तुरंत मुझे पीछे खींचा। तुम ठीक तो हो ना? मैं अपने फोन पर न्यूज पढ़ता रहा। दीदी कहाँ है? क्या वो कल रात घर नहीं आई थी? आंटी वांग ने सिर हिलाया। नहीं, वो नहीं आई हैं। तुम उन्हें कॉल क्यों नहीं कर लेते? ये सुनकर मेरा चेहरा एकदम पीला पड़ गया। मुझे उस फाइनेंस डायरेक्टर के बारे में पता था। जब मैं कॉलेज में था तब मैंने कई बार उस सन जयू को देखा था। तो फिर वो अचानक से दीदी के खिलाफ शिकायत क्यों करेगी? लेकिन मैंने चाहे कितनी भी कॉल्स की हों, एक भी कॉल नहीं लगी। तभी यान लिन ने दरवाजा खोला और घर के अंदर आ गई। साफ था कि उसे सब कुछ पता चल चुका था। वो मेरे पास आई और मुझे देखते हुए बोली, बाओ शॉमिंग, जल्दी जाकर कपड़े बदलो। मैंने उसकी तरफ देखा। मेरा गला सूख रहा था। क्या करना है? तुम्हारी दीदी को पूछताछ के लिए ले गए हैं। कंपनी में अब कोई लीडर नहीं है, तुम्हें वहां जाना होगा। मेरी बात मानो, जाकर कपड़े बदलो, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। ये सुनकर मैंने अपने फोन को कसकर पकड़ लिया। मेरा चेहरा सफेद पड़ चुका था। मामला सच में बहुत सीरियस हो गया था। यानलिन कुछ सेकंड्स तक चुप रही और फिर बोली, तुम्हारी दीदी के लिए ये ज्यादा सीरियस नहीं है, उन्हें कुछ नहीं होगा। और बाओ कंपनी का क्या? कंपनी का क्या होगा? यानलिन ने कुछ नहीं कहा। एक फाइनेंस डायरेक्टर की इतनी हिम्मत कैसे हो सकती है कि वो इस मुश्किल वक्त में बाओ युन स्वान को धोखा दे? जरूर इसके पीछे किसी का हाथ है। मैंने यानलिन की तरफ देखा पर कुछ नहीं बोला। इस वक्त मैं यानलिन की मदद लेने से मना नहीं कर सकता था। मुझे अच्छे से पता था कि क्या ज्यादा जरूरी है। कंपनी पहुंचने के बाद मुझे क्या करना होगा? यानलिन ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे बाहर ले जाते हुए धीमी आवाज में पूछा, तुम्हारे पास कंपनी के कितने शेयर्स हैं? 8%। यानलिन के कदम अचानक रुक गए। वो रुकी, मुड़ी और मुझे देखने लगी। इतने कम क्यों? जब मेरी बड़ी दीदी पहली बार बॉस बनी थी तो उनके पास ज्यादा शेयर्स नहीं थे, जिसकी वजह से लोग उनकी बात नहीं मानते थे। इसलिए मैंने अपने 10% शेयर्स दीदी को दे दिए थे। यानलिन ने कभी बाओ कंपनी की सिचुएशन को इतने अच्छे से जानने की कोशिश नहीं की थी, और इसका कारण ये था कि उसके लिए बस इतना ही काफी था कि बाओ कंपनी बंद ना हो। बाओ युन शुआन को ले जाने के बाद पूरी कंपनी में खलबली मच गई थी। कुछ बोर्ड मेंबर्स पूरी रात कॉन्फ्रेंस रूम में बैठकर सोल्यूशन ढूंढ रहे थे। डायरेक्टर सुन ने ऐसा क्यों किया? ऐसा करने से उसे क्या फायदा होगा? जब किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था तभी मैंने कॉन्फ्रेंस रूम का दरवाजा खोला। वो लोग मुझे देखकर एक पल के लिए चौंक गए, लेकिन फिर जब उन्होंने मेरे पीछे खड़ी यानलिन को देखा तो वो ऐसे खुश हो गए जैसे उन्हें कोई मसीहा मिल गया हो। बॉस यानलिन, मिस्टर बाओ, सबने खड़े होकर यानलिन को ग्रीट किया और फिर सीधा पॉइंट पर आते हुए बोले, बॉस यानलिन, क्या आप हमारी बाओ कंपनी की मदद करने आई हैं? यानलिन ने सिर हिलाया। आप सब पहले बैठ जाइए। फिर वो सभी दोबारा अपनी सीट पर बैठ गए। मैंने सब चेक कर लिया है। टैक्स, फाइनेंस डिपार्टमेंट के डेप्यूटी डायरेक्टर अपनी जगह से खड़े हो गए। लेकिन बॉस यानलिन, कंपनी के अकाउंट्स में अब पैसे नहीं बचे हैं। कंपनी के सारे पैसे, मैंने अकाउंट्स चेक किए हैं। कुछ दिनों पहले कंपनी के अकाउंट से 2 बिलियन निकाले गए थे और वो पैसे बॉस हुओ के पर्सनल अकाउंट में ट्रांसफर किए गए थे। डायरेक्टर सुन ने बताया कि बॉस बाओ ने उन्हें ऐसा करने को कहा था, और सच में बॉस बाओ ने ही वो पैसे ट्रांसफर करने का ऑर्डर दिया था। और बाओ कंपनी पर जितने टैक्स का इल्जाम लगा है वो सच में बहुत डरावना है। ये लगभग 10 बिलियन से भी ज्यादा है। लेकिन अगर हमें टैक्स भरना पड़ा और साथ में पेनल्टी भी लगी तो क्या ये 20 बिलियन से ज्यादा नहीं हो जाएगा?
ये सुनकर सभी लोग एकदम सुन्न रह गए। मैंने अपना हाथ उठाते हुए कहा, आप सब शांत रहिए। मुझे पता है कि मेरी दीदी ने बॉस हो को इतने पैसे क्यों दिए। जब मेरी दीदी बॉस हो को बाओ कंपनी में हायर करना चाहती थी तो उन्होंने सीक्रेटली उनके साथ एक डील की थी। जब तक बॉस हो कंपनी में काम करेंगी, कंपनी के सारे प्रॉफिट का एक हिस्सा उन्हें दिया जाएगा। ये सुनकर सब चौंक गए। ऐसा कैसे हो सकता है? बॉस बाओ ऐसी कंडीशन कैसे मान सकती हैं? अब देखिए, कंपनी के पास पैसे ही नहीं हैं तो हम टैक्स कैसे भरेंगे? तभी लीगल डिपार्टमेंट के हेड अपनी जगह से खड़े हुए। मिस्टर बाओ, बॉस यानलिन, सच कहूं तो एक और बात है। यानलिन ने उसे खड़ा होते देखा तो उसका चेहरा सीरियस हो गया। बताओ क्या बात है? कुछ समय पहले बॉस बाओ ने मुझे शेयर्स ट्रांसफर करने का एक डॉक्यूमेंट तैयार करने को कहा था। बॉस बाओ ने अपने 10% शेयर्स बॉस हो के नाम कर दिए हैं। ये बात सुनते ही कॉन्फ्रेंस रूम में हंगामा मच गया। अगर उसने सिर्फ पैसे लिए होते तो हम समझ भी सकते थे, लेकिन हो शिंग ने सिर्फ पैसे ही नहीं लिए बल्कि शेयर्स भी ले लिए। ये तो बिल्कुल भी सही नहीं है। क्या बाओ युनश्वान पागल हो गई है? वो आखिर करना क्या चाहती है? मैं भी कुछ सेकंड्स के लिए सुन्न रह गया। मैंने पलटकर यानलिन की तरफ देखा। यानलिन ज्यादा देर चुप नहीं रही। उसने फाइनेंस डिपार्टमेंट के डेप्यूटी डायरेक्टर की तरफ देखा। मैं ल्यू कंपनी की तरफ से ये टैक्स का पैसा ट्रांसफर कर दूंगी ताकि हम पहले टैक्स भर सकें। मीटिंग खत्म होने के बाद मैंने सीधा उसकी तरफ देखकर पूछा, क्या तुम कुछ जानती हो? यानलिन ने मुझे कुछ सेकंड्स तक शांति से देखा और फिर बोली, अगर मेरा अंदाजा सही है तो किसी ने बाओ यूनसुआन और पूरी बाओ कंपनी को फंसाया है। क्या मतलब? मैं कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। तुम्हारा मतलब होक सिंह से है? लेकिन क्या तुमने और दीदी ने ही होक सिंह को कंपनी में नहीं रखा था? यानलिन का चेहरा थोड़ा उतरा हुआ लग रहा था। सॉरी, मुझे सच में इस बात की जिम्मेदारी लेनी होगी, तो तुम टेंशन मत लो, मैं इस पूरी गड़बड़ को ठीक करूंगी। आखिर तुम्हारी दीदी को होक सिंह के बारे में मेरे जरिए ही पता चला था। उसने अपना फोन निकाला। उसका चेहरा थोड़ा सीरियस था। होक सिंह के बारे में पता लगाओ। टैक्स भरने के बाद मैं और यानलिन दीदी बाओ यूनसुआन को लेने गए। बाओ यूनसुआन का चेहरा थोड़ा उतरा हुआ था, इसके अलावा वो बिल्कुल ठीक लग रही। मैं आगे बढ़ा और उन्हें गले लगा लिया। दीदी, बाओ यूनसुआन की आंखें थोड़ी नम हो गईं। उसने यानलिन की तरफ देखा। उन दोनों ने एक दूसरे को देखा जैसे वो बिना कुछ बोले ही सब समझ गए हों। गाड़ी में बैठो, जो भी बात करनी है घर चलकर करेंगे। गाड़ी में बैठने के बाद बाओ यूनसुआन काफी देर तक चुप रही। फिर उसने भारी आवाज में पूछा, सुनजयू और होक सिंह कहाँ हैं? मैं उन्हें कॉन्टैक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ पर उनका फोन नहीं लग रहा। बाओ यूनसुआन ने एक फीकी मुस्कान दी। सुनजयू होक सिंह के साथ है। मैं सुनजयू को पिछले 8 सालों से जानती हूँ और वो दोनों अभी कुछ दिन पहले ही तो मिले हैं। उसे बस ये समझ नहीं आ रहा था कि सुनजयू ने होक सिंह के लिए उसे धोखा क्यों दिया। उसके पास जितने शेयर्स हैं वो उसकी पूरी जिंदगी आराम से गुजारने के लिए काफी हैं, या फिर होक सिंह ने उसे कुछ और लालच दिया है। बाओ यूनसुआन के सिर में अचानक दर्द उठा। उसने अपना हाथ माथे पर रख लिया। दीदी, आप ठीक तो है ना? यानलिन ने सिर उठाकर रियर व्यू मिरर में देखा और गाड़ी साइड में रोक दी। बाओ यूनसुआन अपना सिर कसकर दबा रही थी। कुछ ऐसी चीजें जिन्हें उसने पहले इग्नोर कर दिया था, वो सब अब अचानक से बहुत क्लियर हो गई थी। सुनजयू के कपड़ों से आने वाली वो जानी पहचानी खुशबू, क्या वो होक सिंह के जैसी नहीं थी? दीदी, आपको कैसा लग रहा है? क्या हमें हॉस्पिटल चलना चाहिए? बाओ यूनसुआन ने धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीं और सिर हिला दिया। उसने मेरा हाथ कसकर पकड़ा और अपना सिर मेरे कंधे पर टिका दिया। बाओ फैमिली के घर पहुंचने के बाद यानलिन ने हम दोनों को घर के अंदर जाते हुए देखा। फिर वो गाड़ी में बैठ गई और एक नंबर डायल किया। क्या पता चला? बॉस यानलिन, हमें कोई भी क्लू नहीं मिल पा रहा है। होक सिंह ने अपने बारे में जो इन्फॉर्मेशन लीक की है हमें बस वही मिल पा रही है, लेकिन ये सच है कि वो एक अनाथ है और उसके बैकग्राउंड में कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। यानलिन शांति से सामने देखती रही। उसकी उंगलियां स्टीयरिंग व्हील पर टैप कर रही थीं। कुछ सेकंड्स चुप रहने के बाद वो बोली, मेरे एक्स फादर इन लॉ और मदर इन लॉ के बारे में पता लगाओ। असिस्टेंट सॉन्ग याओ जी ने कुछ सेकंड्स बाद जवाब दिया, समझ गई बॉस यानलिन। इसके अलावा बाओ कंपनी के उन बोर्ड मेंबर्स से कांटेक्ट करो जो आज मीटिंग में नहीं आए थे। मुझे उनसे मिलना है आज ही। मैं अभी अरेंज करती हूँ बॉस यानलिन। दूसरी तरफ सॉन्ग याओ जी ने उन बोर्ड मेंबर्स को यानलिन के सामने पेश ही कर दिया जो छुप कर बैठे थे। बाओ कंपनी में इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई। बाओ यूनसुआन को अरेस्ट कर लिया गया और ये 3 लोग बाओ कंपनी के कॉन्फ्रेंस रूम में नहीं आए। साफ था कि कुछ तो गड़बड़ थी। बॉस यानलिन, आपने हमें क्यों बुलाया है? यानलिन ने उन तीनों की तरफ देखा और एक अजीब सी मुस्कान के साथ बोली, मैंने इतने सालों तक बाओ कंपनी का ख्याल रखा है, आपको क्या लगता है? उन तीनों के चेहरे पर थोड़ी हैरानी थी। तो फिर आपने पहले कुछ क्यों नहीं किया? मैंने तुम लोगों पर ध्यान भी नहीं दिया। अगर मैं तुम लोगों को हटा देती तो क्या तुम्हें अच्छा लगता? और बाद में मुझे इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत थी? ये सुनकर उन तीनों के पसीने छूटने लगे। बॉस यानलिन, हमें पहले आपके प्लान्स के बारे में नहीं पता था। हमने भी अपने सारे बाओ कंपनी के शेयर्स बॉस हुओ को बेच दिए हैं। यानलिन की आंखें गुस्से से भर गईं और वो ठंडी हंसी हंसते हुए बोली, तुमने अपने शेयर्स बाओ युनसुआन को क्यों नहीं बेचे? किसी बाहर वाले को क्यों बेचे? मैं जानना चाहती हूँ कि तुमने बाओ युनसुआन को धोखा क्यों दिया? बॉस यानलिन, हम आपको सच सच बता देते हैं। जब हुओ शिंग हमारे पास आई थी तो हमने मना कर दिया था, लेकिन हुओ शिंग ने मेरे बेटे के फ्यूचर को लेकर मुझे
मुझे ब्लैकमेल किया। बॉस यानलिन, हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ। हुओ शिंग को हमारी कुछ कमजोरियां पता चल गई थी, उसने हमें मना करने का कोई चांस ही नहीं दिया। बॉस यानलिन, हमें सच में बहुत अफसोस है। यानलिन ने कुछ नहीं कहा। बगल में खड़ी सॉन्ग याओ जी ने उसकी तरफ देखा। उसे भी लग रहा था कि मामला थोड़ा सीरियस है। हुओ शिंग ने जो कुछ भी किया है वो साफ तौर पर बाओ शोमिंग और बाओ कंपनी को टारगेट करने के लिए किया है। वो ऑफिस में फ्रेंच विंडो के सामने खड़ी थी। हुओ शिंग के पास अब बाओ कंपनी के काफी शेयर्स आ चुके हैं, किसी तरह उसे कांटेक्ट करने की कोशिश करो। सॉन्ग याओजी ने सिर हिलाया। आधे घंटे बाद सॉन्ग याओजी फोन लिए जल्दबाजी में ऑफिस के अंदर आई। बॉस यानलिन, मिस हुओ का कॉल लग गया है। यानलिन ने हाथ बढ़ाकर फोन ले लिया। बॉस हुओ, बॉस यानलिन, मैंने सुना है आप मुझे ढूंढ रही हैं और शायद मेरे बारे में इन्वेस्टिगेशन भी कर रही हैं। यानलिन ने उसकी वो आराम से बात करने वाली टोन सुनी और सीधा पॉइंट पर आते हुए पूछा, क्या हम बात कर सकते हैं? हुओ शिंग कुछ सेकंड्स चुप रही और फिर बोली, बॉस यानलिन क्या बात करना चाहती हैं? तुम्हारे पास जो शेयर्स हैं उनके बारे में। बॉस यानलिन, आप इतनी डायरेक्ट बात कर रही हैं तो फिर हमारे बीच बात करने के लिए कुछ नहीं है। तो फिर अगर मैं तुम्हारे खिलाफ खड़ी हो जाऊं तो तुम्हें क्या लगता है तुम जीत पाओगी? हुओ शिंग एक हल्की सी हंसी। तो ठीक है बॉस यानलिन, देखते हैं किसमें कितना दम है। इतना कहकर उसने फोन काट दिया। दोपहर में बाओ कंपनी के पीआर डिपार्टमेंट ने एक स्टेटमेंट जारी किया। उस स्टेटमेंट के नीचे पुलिस रिपोर्ट की कॉपी भी थी, जिससे ये क्लियर हो गया था कि टैक्स चोरी करना बाओ कंपनी की मर्जी नहीं थी, बल्कि ये सुन जेयू ने सीक्रेटली किया था और वो इस वक्त विदेश में छुट्टियां मना रहा है। जब सुन जेयू ने न्यूज देखी तो वो पलटकर घर के अंदर गया। उसने देखा कि हुओ शिंग सोफा पर किसी और आदमी के साथ फ्लर्ट कर रही है। वो अपना फोन कसकर पकड़े हुए उसके पास गया। बाओ युनसुआन ने पुलिस कंप्लेन कर दी है। हुओ शिंग ने सिर उठाकर फोन की तरफ देखा। तो डरने की क्या बात है? टैक्स चोरी का पैसा तुम्हारी जेब में थोड़ी गया है। सुन जेयू का चेहरा तब जाकर थोड़ा ठीक हुआ। वो कोई क्रिमिनल नहीं बनना चाहता था। आगे तुम्हारा क्या प्लान है? हो शिंग के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उसने उसकी तरफ देखा और फिर अपना सिर झुकाकर उस आदमी के कान में कुछ कहा। उस आदमी ने उसके गाल पर किस किया और फिर मुस्कुराते हुए उठकर ऊपर चला गया। सुन जेयू उस आदमी को जाते हुए देखता रहा। उसका चेहरा गुस्से से और भी ज्यादा खराब हो गया। वो उससे प्यार करता था। वो हमेशा से उससे प्यार करता था और उसने बहुत सालों तक उससे प्यार किया था, लेकिन उसे हमेशा अपनी आंखों से ये सब देखना पड़ता था। उसके आसपास बहुत से आदमी आते जाते रहते थे, लेकिन सुन जेयू के लिए वहां कोई जगह नहीं थी। सुन जेयू ने अपनी मुट्ठियां कस लीं। उसकी आंखों में सिर्फ कंफ्यूजन और गुस्सा था। मुझे सच में समझ नहीं आता कि तुम मुझे अपने करीब क्यों नहीं आने देती। क्या मैं इतना बुरा हूं? हो शिंग सीढ़ियों पर खड़ी थी। वो कुछ सेकंड्स तक चुप रही और फिर मुड़कर उसे देखने लगी। जेयू, मैं तुम्हें अपना भाई मानती हूँ। मेरे पास बहुत से आदमी हो सकते हैं, लेकिन मैं कभी भी अपनों के साथ ऐसा नहीं करती, खासकर अपने दोस्तों के साथ। ये सुनकर सुन जेयू की आंखें लाल हो गईं। वो उसे रोक नहीं पाया। वो बस लाचारी से उसे ऊपर उस आदमी के पास जाते हुए देखता रहा। उसने अपने हाथों से अपना चेहरा छुपाया और रोने लगा। वो बहुत दर्द में था और उसका हर दिन ऐसे ही दर्द में बीतता था। मुझे बाओ युनसुआन की बहुत चिंता हो रही थी, इसलिए मैं पूरी रात घर पर बैठकर उनका इंतजार करता रहा। सुबह होते ही मुझसे और बैठा नहीं गया। मैं उन्हें ढूंढने कंपनी जाने लगा। जैसे ही मैं घर से बाहर निकला, मैंने यानलिन को देखा। जब मैं और यानलिन कंपनी पहुंचे तो हमने कंपनी के लोगों को कहते हुए सुना कि बाओ युनसुआन कल पूरी रात फाइनेंस डिपार्टमेंट में ही थी। उन्होंने किसी को अंदर नहीं जाने दिया और वो अभी तक बाहर भी नहीं आई हैं। ये बातें सुनकर मैं और भी ज्यादा परेशान हो गया। मैं तेजी से चलने लगा। यानलिन ने मेरा हाथ पकड़ा और धीमी आवाज में बोली, आराम से। बाओ कंपनी के स्टाफ आपस में बातें कर रहे थे। वो सब जानते थे कि बाओ कंपनी का बेटा यानलिन का एक्स हस्बैंड है। अब उन दोनों को एक साथ कंपनी में देखकर लोग तरह तरह की बातें करने लगे। मैंने ज्यादा कुछ नहीं सोचा और सीधा फाइनेंस डिपार्टमेंट में चला गया। दीदी, मैंने देखा कि शेल्फ्स लगभग खाली हो चुकी थीं। मुझे लग रहा था कि उसने सच में पूरी रात सब कुछ छान मारा था। बाओ युनसुआन बस सिर हिलाते हुए बोली, नहीं मिला? कैसे नहीं मिल सकता? कहाँ होगा? यानलिन ने मुझे सहारा देकर उठाया और हताश बैठी बाओ युनसुआन से भारी आवाज में पूछा, किस साल के अकाउंट्स मिसिंग हैं? बाओ युनसुआन थोड़ा सा हिली। उसके हाथ बेजान होकर नीचे गिर गए। साल 2000 के अकाउंट्स, वो यहाँ नहीं है। यानलिन ने अपने होंठ से कोड़े। तो मुड़ जाओ, अपने भाई को और परेशान मत करो। मैं किसी को पता लगाने को कहूंगी कि साल 2000 में बाओ कंपनी में क्या क्या हुआ था। बाओ युनसुआन ने धीरे से अपनी आंखें बंद कर ली। जब वो कल रात यहाँ आई थी तो उसे पक्का नहीं पता था कि प्रॉब्लम अकाउंट्स में ही है, लेकिन सुन जेयू के धोखे की वजह से उसने इन दोनों बातों को जोड़कर देखा। यानलिन ने उसे गहरी नजर से देखा और उसे खींचकर खड़ा कर दिया। उसने लेडी सेक्रेटरी की तरफ देखा। लेडी सेक्रेटरी तुरंत समझ गई और उसने आगे बढ़कर बाओ युनसुआन को पकड़ लिया। वो पूरी रात जमीन पर बैठी थी, इसलिए खड़े होते ही उसके पैर सुन्न हो गए थे। मैंने पूरे कमरे में बिखरे हुए अकाउंट्स को देखा और एक गहरी सांस ली। आप लोगों को थोड़ी परेशानी होगी, प्लीज इन्हें फिर से सही कर दीजिए। डेप्यूटी डायरेक्टर और लेडी सेक्रेटरी ने सिर हिलाते हुए कहा, मिस्टर बाओ, ये हमारा काम है, इसमें कोई परेशानी नहीं है। बाओ युनसुआन के ऑफिस में वापस आने के बाद मैंने पूछा, दीदी, आपको किस बात का शक है? बाओ
बाओ युनश्वान ने कुछ नहीं कहा, बस सिर हिला दिया। घर वापस लौटने के बाद मैं मम डैड के स्टडी रूम में गया। मैंने वहां काफी देर तक ढूंढा, लेकिन मुझे ऐसा कुछ नहीं मिला जिस पर शक हो सके। मैं मजबूरन कुर्सी पर बैठ गया और डेस्क पर रखी फैमिली फोटो देखने लगा। मैं फिर से सोच में पड़ गया, क्या दीदी का अंदाजा गलत था या फिर सच में वहां कुछ नहीं था। सोचते सोचते मैंने वो फोटो फ्रेम उठा लिया। मैंने उसे थोड़ा छुआ तो मुझे लगा कि फ्रेम में कुछ तो गड़बड़ है। मैंने फ्रेम को पलटा और उसे खोला। जैसा मैंने सोचा था, उसमें से एक मेमोरी कार्ड नीचे गिर गया। मैंने उसे उठाया और ध्यान से देखा। फिर मैंने तुरंत अपना कंप्यूटर ऑन किया। स्क्रीन पर एक छोटा सा प्रोग्राम खुला, लेकिन अंदर जाने के लिए पासवर्ड की जरूरत थी। 5-6 बार गलत पासवर्ड डालने के बाद मैं आखिरकार उसमें लॉगिन कर गया। क्योंकि उसमें बहुत सारा डेटा था, इसलिए मैंने दीदी और यानलिन को कॉल किया। 20 मिनट बाद वो दोनों वहां पहुंच गए। दीदी और यानलिन उस पूरे डेटा को देखने लगे। उन्होंने पता लगाया कि ये बाओ कंपनी के साल 2000 के अकाउंट बुक्स थे। यानलिन ने उस डेटा को देखा, उसकी आंखें थोड़ी गहरी हो गईं। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। साल 2000 में ही इसमें लगभग 10 बिलियन का अमाउंट इन्वॉल्व था। हे दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप चाहते हैं कि हम इस कहानी को जारी रखें तो प्लीज इस वीडियो को अपना पूरा सपोर्ट दें और ऐसी ही नई नई स्टोरीज के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में।